आज से मैं एक और नई मांगा को ट्राई करने वाला हूँ जिसमें मेन कैरेक्टर अपने रूखे सूखे बंजर से पड़े हुए किंगडम को वापस से भरा पूरा बनाता है और साथ ही मॉन्स्टर से और नेबरिंग कंट्री से अपने किंगडम को बचाता है। तो अगर तुम्हें इस तरह की मांगास पसंद है जिसके अंदर मेन कैरेक्टर अपनी आर्मी बनाता है और दूसरी आर्मी से अपने आप को डिफेंड करता है तो तुम इस मांगा को कंटिन्यू कर सकते हो। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक किला दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी खिड़की के पास ही अपने टेबल पर सिर रख के लेटा होता है और अपने मन के अंदर सोच रहा होता है अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो राज्य के लोग भूखे मर जाएंगे। पर पता नहीं क्यों ड्यूक हमारी जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं और इस बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही है कि हम इस भूखमरी को कैसे रोकेंगे। और जब वो आदमी इस भूखमरी के बारे में टेंशन ले रहा होता है तभी हमें बाहर दिखाया जाता है कि एक फायरबॉल आकर उस कैसल पर पड़ा है और उस फायरबॉल की आवाज सुनकर वो बंदा एकदम से उठकर खड़ा हो जाता है और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगता है। और वो जैसे ही बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि इंपीरियल आर्मी ने उनके ऊपर हमला कर दिया है और उनका पूरा का पूरा राज्य धू धू करके जल रहा है। साथ ही वो सैनिक जिन्होंने उनके ऊपर हमला करा था वो बहुत ही बेरहमी से वहाँ के सिविलियंस को मार रहे होते हैं और यहाँ तक कि वो छोटे छोटे बच्चों को तक नहीं बख्श रहे होते हैं और उन्हें भी मारे जा रहे होते हैं। और इस मंजर को देख के वो बूढ़ा आदमी घबरा जाता है और घबरा कर बोलता है ये आर्मी तो इंपीरियर पैलेस की है। और यहाँ पर हमें एक झलक उस इंपीरियर की भी दिखाई जाती है जिसने इनके राज्य पर हमला करा होता है और उसके बारे में सोचते हुए ये आदमी बोलता है वो हरामी इंपीरियर जेरोन। और तभी हमें आसमान से बहुत सारे फायरबॉल और आते हुए दिखाए जाते हैं जो कि सीधा इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं और इस आदमी को अपने सामने खड़े दिखाई देते हैं ड्यूक, जिन्हें ये ड्यूक कहकर आवाज लगा रहा होता है पर ड्यूक उसकी कोई बात सुन नहीं रहे होते हैं। और अब कैमरा बिल्कुल ड्यूक के ऊपर होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो ड्यूक बिना डरे सीना तान कर उन फायरबॉल्स के सामने खड़ा होता है और ये बंदा यहाँ से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ड्यूक प्लीज वहाँ से हट जाइए, वहाँ पर फायरबॉल का हमला होने वाला है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एक फायरबॉल आकर सीधा वहीं पड़ा है और अब शायद ड्यूक मारे जा चुके हैं। पर इस बंदे के पास अफसोस करने का टाइम नहीं होता है क्योंकि इससे पहले कि ये अफसोस करे एक और फायरबॉल आता है जो कि सीधा इसी की खिड़की में घुस रहा होता है और अगले सेकंड उस फायरबॉल की चोट की वजह से ये बंदा भी तड़प तड़प कर मरने लगता है और मरते वक्त भी इसके आखिरी शब्द होते हैं ड्यूक ड्यूक, जिससे पता चलता है कि ये अपने ड्यूक का कितना ज्यादा वफादार था। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि ऐसे खत्म हुई वो यूजलेस टेरिटरी जो कि बसा करती थी एम्पीरियम के अंत में। और तभी एकदम से कोई चिल्लाकर जागता है जो कि समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके आसपास चल क्या रहा है और वो जाकर देखता है अपने आप को कांच में और चीजों को समझने के बाद हमें बताता है मैं जो कि एक बेकार सा बटलर हुआ करता था उस खत्म होती हुई टेरिटरी का मुझे लगा था कि मैं मारा जा चुका हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता है मैं अब ड्यूक की बॉडी के अंदर हूँ। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि वो बटलर रिबोर्न हुआ है 20 साल पहले अपने ड्यूक की बॉडी के अंदर। और उसके बाद वो बटलर हमें बताता है कि उसके रिबोर्न के पहले दिन वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है और उसने अपने आप को कमरे के अंदर बंद करके इस चीज को समझने की कोशिश की जो उसके सिर के ऊपर से जा रही थी। और शुरुआती दिनों में तो वो पूरी तरह से पागल हो रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, क्या ये सब कुछ सच भी है या नहीं, क्या वो कहीं पर कोमा में या फिर ये उसका वहम है, आखिरकार ये सपना है या हकीकत है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इसी वजह से उसने खाना पीना तक छोड़ रखा था और उसकी मेंटल हालत तक बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी थी। साथ ही जिन चीजों ने उसे सबसे ज्यादा पागल किया था वो था ड्यूक की मौत, किंगडम का तबाह होना, उसकी मौत, आम लोगों की जाने जाना और उन सभी का रिवेंज ना ले पाना। पर कुछ दिनों बाद उसने अपने आप को थोड़ा सा ठंडा करा और धीरे धीरे इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगा। और इन सब चीजों के बाद उसने कसम खाई कि वो अपने सेकंड चांस को बहुत ही अच्छे से यूज करेगा और हर कीमत पर आने वाली तबाही को रोकेगा। और इसके बाद ये सीन यहाँ पर कट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर अरोन को डिनर टेबल पर, जहाँ पर वो एक ब्रेड को अपनी मुट्ठी से मसल देता है और अपने मन के अंदर सोच रहा होता है मैंने पिछले कुछ दिनों से खाना नहीं खाया है तो इसलिए मुझे पता चल रहा है कि आखिर भूख की कीमत क्या होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब हमारे लोग भूख से मरे होंगे तो उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। ड्यूक ने कभी उनकी परवाह नहीं की। और जब आरोन ब्रेड को मसलते हुए ये बात सोच रहा होता है तभी उसकी बहन शार्ल वहाँ आ जाती है और आकर आरोन पर चिल्ला रही होती है तुम पागल हो क्या, इस तरह से ब्रेड को क्यों वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें पता है ना ये कितनी कीमती चीज है, हमारी टेरिटरी के अंदर कई लोगों को तो ये खाने को तक नहीं मिलती है। और आगे से आरोन उसे सफाई देते हुए बोलता है अरे वो तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे चूर के खाऊंगा ना तो ज्यादा मजा आएगा, बस इसीलिए करा था, मैं इसे वेस्ट नहीं कर रहा था। और उसके बाद वो इस बात को टालते हुए शार्ल से बोलता है वैसे मुझे तुमसे काम है तो तुम फ्री हो ना, हमें कहीं चलना पड़ेगा। और आगे से शार्ल पूछ रही होती है पर हमें जाना कहाँ है और क्यों जाना है। और यहीं पर ये पैनल कट हो जाता है और हमें अगले पैनल के अंदर दिखाया जाता है कि आरोन, शार्ल और नाइट कैप्टन कहीं पर खड़े होते हैं और वो कैप्टन वहाँ आते ही आरोन से पूछता है मास्टर आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मुझे कुछ भी करके फूड सप्लाई की व्यवस्था करनी होगी, तो आपने मुझे अचानक से यहाँ क्यों बुला लिया, वो भी मेरे आर्मर सूट के अंदर। और आरोन इधर उधर की बात करे बिना ही सीधा पॉइंट पे आता है
और बोलता है इंपीरियर जेरोन हम सभी को मारने की कोशिश करने वाला है। जो सुनकर वो दोनों शौक रह जाते हैं और शार्ल बोलती है ये कैसे हो सकता है, आखिरकार अंकल नहीं, इंपीरियर जेरोन हमें मारने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, और उस प्रॉमिस का क्या जो उन्होंने हमारे मरते हुए फादर से करा था। और आगे से आरोन बोलता है ऐसे प्रोमिस को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है जब हमारे पास सक्सेशन का राइट हो, और मेरी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पक्की है क्योंकि जिन सोर्सेज से ये आई है वो बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, इसीलिए हमें उसे यूज करना होगा। और आगे से उसकी बहन बोलती है क्या हम उसे यूज करने वाले हैं? पर तुमने तो कहा था कि हम उस चीज को हमेशा छुपा कर रखेंगे अपने मरते दम तक और कभी किसी को नहीं बताएंगे। और आगे से आरोन बोलता है जब मैंने तुमसे कहा था कि हम अपने मरते दम तक उसे छुपा कर रखेंगे तब मेरा मतलब ये नहीं था कि हम एम्पीरियर के हाथों से चुपचाप मारे जाएंगे, तो इसीलिए अब हम यूज करेंगे हमारी ड्रैगन ब्लेसिंग को। और यहीं पर हमें ये चीज क्लियर की जाती है कि दरअसल आरोन का फादर ही असली किंग हुआ करता था और उसके छोटे भाई ने धोखे से हमला करके उनका पूरा राज्य हड़प लिया। और आरोन के फादर ने उसके चाचा से बदले में ये प्रॉमिस लिया कि वो कभी भी आरोन के ऊपर हमला नहीं करेगा और उसे किसी छोटे से राज्य का ड्यूक बना देगा, जिसके बदले में वो शांति से अपनी पूरी की पूरी गद्दी अपने छोटे भाई को दे देगा और बगावत से उसे बचा लेगा। तो अब तक यही वो प्रॉमिस थे जिसके लिए एम्परर इन्हें खत्म करना चाहता था ताकि ये गद्दी के लिए दोबारा से उम्मीदवार हो ना सके। और पुराने ड्यूक ने भी कभी अपनी पावर इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि उससे उसके फादर ने वचन लिया था कि वो कभी भी अपनी पावर्स का यूज नहीं करेगा और न ही कभी गद्दी के लिए दावेदारी पेश करेगा। और इसी के बाद आते हैं हम प्रेजेंट में। आरोन की बहन बोलती है ठीक है, अगर तुम कहते हो कि हमें ड्रैगन ब्लेसिंग सबको दिखानी है तो मैं दिखा देती हूँ। और उसके बाद वो कोई मंत्र मंत्र पढ़ती है और उसके बाद वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसे देखकर वो हेड नाइट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसके पसीने आ रहे होते हैं। तभी पलटकर शार्ल उसे बोलती है तुम इतना शौक क्यों रोमेल, क्या तुम्हें पता नहीं था? हाँ पता होगा भी कैसे, क्योंकि मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं था। और ये बोलने के बाद वो लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और किसी दूर दराज के फ्रोजन लैंड के अंदर पहुँचते हैं, जहाँ पर अंगड़ाइयाँ लेते हुए शार्ल बोलती है मैंने बहुत समय से ये किया नहीं है तो हो सकता है मैं इसे बेस्ट तरीके से कर ना पाऊँ। और ये बोलने के बाद वो एक फायरबॉल को बनाना शुरू करती है और उसे बनाकर शूट कर देती है। और फिर हमें बताया जाता है कि वो एक मल्टीपल स्पेल फायरबॉल है जो कि कई सारे फायरबॉल्स में बदल जाता है। और नाइट ऑर्डर का कैप्टन ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहा होता है और बोल रहा होता है ये तो एक इन्फर्नो मैजिक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो इन्फर्नो मैजिक एक पहाड़ से जाकर टकराया है और उसने उस पहाड़ को लगभग आधा उड़ा दिया है। और इस विस्फोट को देखने के बाद तो उस कैप्टन की हालत खराब हो जाती है। और इधर से शार्ल बोल रही होती है इसमें मजा नहीं आया, ये अभी भी उतना परफेक्ट नहीं है। और वो नाइट ऑर्डर का कैप्टन झिझकते हुए शार्ल से बोल रहा होता है आपने जो भी विस्फोट किया है वो तो हर किसी मैजिशियन के बस की बात ही नहीं है, और इसे देखकर तो साफ पता चल रहा है कि आप एक 7 सर्कल मेज हो। और आगे से शार्ल बोल रही होती है हाँ मैं हूँ तो सही 7 सर्कल की मेज, पर पूरी की पूरी इंपीरियल आर्मी से लड़ने के लिए मुझे नहीं लगता ये काफी होगा। और साइड से आरोन भी बोलता है हाँ ये सही कह रही है, इंपीरियल आर्मी से लड़ने के लिए ये पावर काम तो आएगी पर ये इनफ नहीं है और हमें उनसे लड़ने के लिए अभी बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी। और साथ ही वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है ड्यूक की वो डायरी जिसे पढ़ने के बाद मुझे ये ड्रैगन ब्लेसिंग के बारे में पता चला था, उसके अंदर शार्ल को 5th सर्कल मेज बताया गया था पर असलियत में तो ये 7 सर्कल मेज है। और तभी साइड से शार्ल बोलने लगती है हाँ ये बहुत ज्यादा कूल तो है पर मेरे ब्रदर के मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। और ये सुनकर तो नाइट ऑर्डर का कैप्टन बिल्कुल पागल ही हो जाता है और बच्चों की तरह पूछ रहा होता है सच में ड्यूक क्या ये सच बोल रही हैं? और आगे से आरोन बोलते हैं हाँ चलो देखते हैं। और अपने मन के अंदर सोच रहा होता है पता नहीं ये चीज अब काम करेगी भी या नहीं। और उसके बाद हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस बटलर को ड्यूक की डायरी मिली होती है और उस डायरी के अंदर ही पढ़कर उसे इन सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। और वो उस किताब को पढ़ते हुए अपने मन के अंदर सोचता है तो ड्यूक और उनकी सिस्टर को ड्रैगन ब्लेसिंग मिली हुई है और सिर्फ उस ड्रैगन ब्लेसिंग की वजह से ही शार्ल 5th सर्कल मेज है और ड्यूक ग्रैंड मास्टर लेवल के स्वॉर्डमैन। और इसका तो यही मतलब हुआ कि अब मैं भी उनकी पावर को यूज कर सकता हूँ। और उसके बाद वो ड्यूक की बहुत सारी किताबों में से एक किताब को निकालते हुए बोल रहा होता है मुझे सबसे पहले छोटे से शुरू करना चाहिए। और इसीलिए वो बेसिक इंपीरियल स्वॉर्डमैनशिप की किताब ले लेता है और उसे थोड़ा बहुत ट्राई वगैरह करने की अपने मन में सोच रहा होता है। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और हम आते हैं वापस से प्रेजेंट में, जहाँ पर वो अपनी तलवार को ऊपर करके अपने पैरों को एक अलग स्टैंड देता है। और ऐसा करते ही उसकी तलवार के अंदर माना भर जाता है और उस भरे हुए माना के साथ वो बोलता है ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट पार्ट 3 प्रेसिंग विंड। और ये बोलते हुए वो उस पहाड़ की तरफ एक हमला कर देता है जो कि बहुत तेजी से उन पहाड़ों की तरफ जाता है। और हमें अगले पैनल के अंदर दिखाया जाता है कि उस एक ही अटैक से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा डस्ट उड़ रही है और उस डस्ट की वजह से हम क्लियर देख नहीं पा रहे होते हैं कि आखिरकार आरोन के हमले का असर क्या हुआ। और उसके बाद आरोन पलटता है और पलटकर अपने मन में बोलता है वैसे तो मैंने उस पहाड़ को टारगेट ही नहीं किया था पर फिर भी इतना ज्यादा डैमेज हुआ है तो हाँ
ड्यूक की बॉडी के अंदर पावर तो इनफ है और सामने खड़े हुए कैप्टन की आंखें उस हमले को देखकर बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है आसमान में उड़ता हुआ एक ड्रैगन, जिसे कि किसी तरह की स्मेल आती है और वो अपने मन के अंदर बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं अभी भी स्मेल कर सकता हूँ उस ब्लेसिंग को जो मैंने कई साल पहले इंसानों को दी थी। और उसके बाद वो पलटकर तेजी से उस राज्य की तरफ उड़ जाता है और जमीन पर एक इंसान बन के लैंड करता है और दूर से खड़े होकर वो आरोन के राज्य को देख रहा होता है और अपने मन के अंदर सोचता है, तो क्या मुझे जाकर उन इंसानों को देखना चाहिए जिनके पास मेरी ब्लेसिंग है। और इसके बाद ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हमें वो बटलर कहानी सुना रहा होता है। आज से कुछ दिन पहले की बात है जब मैंने ये चीज डिसाइड करी कि जनता की समृद्धि के लिए मैं ड्यूक आरोन बनूंगा, तो मैंने ड्यूक की सभी डायरीज को पढ़ना शुरू करा और उन्हीं डायरीज से मुझे पता चला कि मेरे फादर के भाई अंकल जेरोन ने मेरे कमजोर पड़ चुके फादर के ऊपर अटैक किया था, वो भी आसपास के कुछ गद्दार लॉर्ड्स के साथ मिलकर। और जब मेरे फादर की डेथ हो गई तो मुझे और मेरी छोटी बहन को वहाँ से भागना पड़ा। वो कारण था मेरे मरते हुए फादर की रखी हुई कंडीशन, जिसमें उन्होंने अंकल जेरोन से ये ओथ लेने पर मजबूर करा कि जब तक हम लोग यंग नहीं हो जाते हैं तब तक वो हमें नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। और उसी के साथ जब आखिरी डिस्कशन खत्म हुई तो उन दोनों की तरफ से बात रखी गई कि एरोन और शार्ल अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कभी भी थ्रोन के लिए अपनी दावेदारी नहीं दिखाएंगे और इसके बदले में उन्हें अलग थलग पड़ी हुई बंजर जमीन का टुकड़ा दे दिया जाएगा जिस पर वो अपनी आखिरी सांसों तक एज ए ड्यूक राज करेंगे। और उसके बाद में हमें हमारे अंकल के द्वारा दी गई बर्न टेरिटरी, जिस पर कि लगातार मॉन्स्टर्स का हमला होता ही रहता था। और क्योंकि शार्ल और मेरे पास बचपन से ड्रैगन ब्लेसिंग है तो इसीलिए हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और अगर हम लोग चाहें तो अपने ब्लेसिंग के दम पर इजीली हमारी टेरिटरी के अंदर चल रही सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। पर क्योंकि मैं इस तरह की पावर को दिखाकर एम्पीरियर की नजरों में नहीं आना चाहता हूँ, मैंने फैसला किया कि मैं कभी भी अपनी पावर्स को यूज नहीं करूंगा और हमेशा लो प्रोफाइल रखूंगा ताकि चाहे कुछ भी हो पर मेरी बहन सेफ रहे। और उसी के बाद वो बटलर आगे बढ़ता है कि ड्यूक आरोन ने अपने फादर की ओथ को बरकरार रखने के लिए खुद भी एक ओथ ली कि वो कभी भी ड्रैगन ब्लेसिंग का यूज नहीं करेंगे। और यही प्रेजेंट में नया आरोन सोच रहा होता है। ड्यूक आरोन ने सिर्फ एक ओथ की वजह से अपनी जान दे दी पर आखिरी दम तक अपनी पावर्स का यूज नहीं किया। नहीं, बिल्कुल गलत तरीका था वो, उन्हें अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। और इसी के साथ ये सीन यहाँ पर कट होता है और हमें ब्रांड टेरिटरी के अंदर प्रेजेंट में एक बच्चा दिखाया जा रहा होता है जिसके की हाथ में चोट लगी होती है, जिस वजह से वो थोड़ा सा रो रहा होता है और उसके उस हाथ को किसी ने अपनी पावर से पूरा सही कर दिया है। जिस पर सही होने के बाद वो बच्चा बोलता है, ये अब बिल्कुल भी पेन नहीं कर रहा है, इसके लिए आपका थैंक यू। और उसके सामने खड़ी होती है सेसिला जो कि सेंटेस है विमेन ऑर्डर की और वो उस बच्चे से बोल रही होती है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे, जाओ जल्दी अपने घर चले जाओ और दोबारा अपने हाथ में चोट मत लगवाना। और वो बच्चा भी उस सेंटेस को ओके बोल देता है और वो सेंटेस उसके सिर को पेट करते हुए बोलती है, तुम अच्छे बच्चे हो, सबकी बात मानते हो। और तभी उसे साइड से आवाज सुनाई देती है, ये कमांड लॉर्ड की तरफ से दिया जा रहा है, सभी के सभी इसी वक्त चौक में आ जाओ। और जिस साइड से ये आवाज आ रही होती है वहाँ पर चौक में एक पत्थर के ऊपर खड़ा होता है आरोन और उसके पीछे खड़ी होती है उसकी छोटी मोटी सेना और सामने खड़े होते हैं उसके राज्य के नागरिक। और वहाँ पर जो जनता खड़ी होती है वो इस सारे नाटक को देखकर बहुत ही ज्यादा चिड़ी होती है और आपस में गुसुर पुसुर करते हुए एक बंदा बोलता है, हम सबको इन्होंने यहाँ इकट्ठा कर लिया है, अब क्या यहाँ पर कोई स्पीच देने वाले हैं। और दूसरी औरत बोलती है, मैं तो वैसे ही बहुत ज्यादा बिजी थी आज, मुझे कहीं जाना था और अब ये यहाँ पर खड़ा करके हमें पकाने वाला है, क्या ये फिर से किसी तरह की नॉनसेंस बातें करेगा अब। और तभी उनके पीछे खड़ा एक बंदा बोलता है, क्या तुमने वो रूमर्स नहीं सुने कि आजकल ड्यूक बहुत ही अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं और इनके अलावा भी उस जनता के अंदर बहुत सारी बातें चल रही होती है जिनमें से ज्यादातर ड्यूक के बारे में बुराइयां होती है और अपनी पावर्स की वजह से ड्यूक को वो बातें सुनाई दे रही होती है। और वो अपने मन के अंदर सोचता है, इन लोगों का इस तरह से बात करना बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि पिछले ड्यूक ने इनके लिए कोई काम किया ही नहीं कभी, तो इसीलिए ये लोग उससे बहुत ज्यादा नाराज है। और उसके बाद वो अपने हाथों को खोलकर जोश से बोलना शुरू होता है, अभी अभी में जो हमें खबरें मिली हैं उसके अनुसार ओक्स का हमला हम पर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और वो सभी के सभी इस वक्त सिर्फ हमारी टेरिटरी को टारगेट कर रहे हैं। अगर उन लोगों ने हमारी टेरिटरी को पूरी तरह से घेर लिया तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा किसी भी तरह से फूड को यहाँ लाने का, तो इसीलिए हम यहाँ पर खड़े रहकर सिर्फ अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जनता में फिर से घुसर पुसर होना शुरू हो जाती है जहाँ वो लोग बोल रहे होते हैं, अच्छा तो इनकी नींद अब खुली है, ये तो हम सभी को बहुत समय से दिख रहा है कि ओक्स हमें टारगेट कर रहे हैं और जल्दी हम मरने की कगार पे आ सकते हैं। मुझे तो लगा था ये कोई ऐसी बात करेंगे जो हम सभी के लिए जानना जरूरी होगा, पर ये बात तो हम सभी को पहले से पता है। और इसी के बाद आरोन आगे बोलता है, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो उन ओक्स का खाना बन जाओ, उन ओक्स से मार खाओ, उन ओक्स से हार जाओ और कुछ ना करके अपनी बारी का इंतजार करो, या फिर मेरे साथ खड़े हो, मेरे साथ फाइट करो और मेरे साथ सर्वाइव करो। और ये वाली लाइन सुनने के बाद वो पूरी की पूरी जनता
का शौक रह जाती है और फोकस होकर आरोन को सुन रही होती है। और आरोन आगे बोलता है, मैं ड्यूक आरोन, तुम सभी का लॉर्ड और लॉर्ड बारोन टेरिटरी का, अपने पूरे होशो हवास में ये चीज डिक्लेयर करता हूँ कि अब से हम दीवारों के पीछे छुपकर नहीं बैठेंगे और हम इन दीवारों के बाहर जाकर घुसके उन्हें मारेंगे। तो आज से हम डिफेंसिव नहीं इन्वेडर्स होंगे। और सभी में धीरे धीरे बात चल रही होती है, क्या हम होंगे इन्वेडर्स? क्या ये चीज पॉसिबल भी है? और उन्हें जोश दिलाते हुए आरोन आगे बोलता है, कब तक हम छुप कर बैठेंगे? कब तक हम उनके हमले का इंतजार करेंगे? कब तक हम अपने अपनों को खोएंगे? नहीं, ये सब अब खत्म होगा और अब हम उन्हें मारेंगे, एक एक को चुन के मारेंगे, खत्म करेंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे। और उसकी इतनी तगड़ी स्पीच सुनने के बाद सामने खड़े हुए सभी इंसानों के अंदर जोश आ जाता है और वो उसकी जय जयकार करना शुरू कर देते हैं और बोल रहे होते हैं, हम आपका साथ देंगे लॉर्ड, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और ये माहौल देखकर आरोन हल्का सा अपने मन में मुस्कुराता है और उसके बाद में उन्हें और जोश दिलाते हुए बोलता है, बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने, हम उन सभी को मसलेंगे, उन्हें खत्म करेंगे, अपना राज्य स्थापित करेंगे और पैसे वाले बनेंगे। और वो पूरी जनता चिल्लाना शुरू कर देती है, हम सब अमीर बनेंगे, हम सब उन्हें खत्म करेंगे, हम सब अपना राज्य स्थापित करेंगे। और इस सारे माहौल को पीछे छुपकर वो ड्रैगन भी सुन रहा होता है और आरोन को देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, क्या यही वो है जिससे मेरी ब्लेसिंग मिली है? मैं यहाँ पर रुका था बस इसे एक बार देखने के लिए, पर इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बंदे में पोटेंशियल तो है। और उसके बाद में अपने मैजिक से किसी तरह का डॉक्यूमेंट निकालता है और वो सीन वहाँ पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जा रहा होता है कि कुछ लोग आपस में बहस रहे होते हैं, जिसमें एक आवाज होती है, मैंने तुमसे कल ही कह दिया था कि सभी इक्विपमेंट बाय कर लेना, तो तुमने 100 आर्मर्स बाय क्यों नहीं किए? और दूसरा बंदा बोल रहा होता है, क्या होगा अगर हम उस ओरची रेड में हार जाए तो? उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आरोन और कोई गंजा बूढ़ा आपस में भिड़ रहे होते हैं और आरोन बोल रहा होता है, हम बिल्कुल भी नहीं हारेंगे। और वो बूढ़ा बोल रहा होता है, अगर तुम हार गए तो क्या होगा? अरे मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा अगर हम हार गए तो। और सामने से बूढ़ा बोलता है, अरे बिल्कुल भी पैसा नहीं है खजाने के अंदर, हम कैसे करेंगे ये? बिना आर्मर्स के तो हम फिर भी रह सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा रहने दो मेरे पास, ताकि कम से कम मैं अपने लिए ब्रेड तो खरीद सकूं। और ऐसे ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहस रहे होते हैं और कोई गेट खटखटा देता है और आरोन चिल्लाकर बोलता है, अंदर आ जाओ। और वो बूढ़ा चिल्लाकर बोलता है, भाग जाओ यहाँ से। और जो बंदा दरवाजे पर आया होता है वो होता है उनका कमांडर, जो अंदर आते ही बोलता है, ड्यूक आपसे मिलने एक इंसान आया है जिसके पास ड्यूक रेनोस का रिकमेंडेशन लेटर है। और ये सुनकर वो दोनों ही सरप्राइज रह जाते हैं और ये सीन यहाँ पर कट होता है और हमें दिखाया जाता है वो ड्रैगन, जो कि आरोन के सामने झुककर बोलता है, ग्रीटिंग्स माय लॉर्ड, मेरा नाम किनोस है और मैं यहाँ पर ड्यूक रेनोस की रिकमेंडेशन पर आया हूँ। और आरोन उस लेटर को लेते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, तो इसका नाम किनोस है, वैसे तो ये बता रहा है कि ये एक स्ट्रेटेजिस्ट है और इसने सालों तक स्ट्रेटेजिस्ट का काम किया है, पर एक बार ये भी देख लेते हैं कि ड्यूक रेनोस ने इसके बारे में क्या लिखा है। और उसके बाद वो उस लेटर को खोलता है जिस लेटर में लिखा होता है, ड्यूक आरोन, आपको 3 साल हो चुके हैं अपनी टेरिटरी को बसाए हुए, और क्योंकि आपकी टेरिटरी के अंदर मॉन्स्टर्स के बहुत ही ज्यादा हमले होते रहते हैं, तो आप वहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे इस वक्त। और इसीलिए मैंने आपके कंपेनियन के लिए एक बहुत ही काबिल स्ट्रेटेजिस्ट को भेजा है, जो कि आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगा उस खतरनाक सी जगह पर सर्वाइव करने में और साथ ही आपकी टेरिटरी को ग्रो कराने में। तो इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे रिकमेंडेशन पर काइनेस को अपना कंपेनियन स्वीकार करेंगे। और इस लेटर को पढ़ने के बाद आरोन अपने मन में सोच रहा होता है, ड्यूक रेनोस एक बहुत ही भरोसेमंद सर्वेंट था पुराने एम्परर का। और साथ ही उस लेटर के अंदर आगे पढ़ता है जहाँ पर लिखा होता है कि मैं इस कंपेनियन के साथ थोड़ी सी फंडिंग भी भेज रहा हूँ, तो प्लीज उसे भी एक्सेप्ट कीजिएगा। जो पढ़ते ही आरोन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो उस ड्रैगन की तरफ देखकर बोलता है, क्या छोटी मोटी फंडिंग? तुम फंडिंग भी लाए हो? और फंडिंग का नाम सुनकर वो कैशियर भी खुश हो जाता है और आगे से वो ड्रैगन बोलता है, हाँ उन्होंने मेरे साथ 50,000 गोल्ड भी भेजा है। और इन 50,000 गोल्ड के बारे में सुनकर आरोन प्लान बनाता है कि इस पैसे से वो और भी आर्मर्स खरीदेगा और बाकी सारे बचे कुचे पैसे को वो शहर की साफ सफाई में लगाएगा। और ये बात सुनने के बाद वो अकाउंटेंट वापस से पूछता है, क्या हम सिटी को क्लीन कराएंगे? और उसे समझाते हुए आरोन आगे बोलता है, इस तरह से अपने पास में पैसा रखना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, हमें पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। और इसीलिए हम टेरिटरी को साफ कराने में खर्चा करेंगे, क्योंकि अगर टेरिटरी के अंदर कचरा होगा तो लोग बीमार पड़ेंगे, लोग बीमार पड़ेंगे तो हमें मेन पावर की कमी पड़ेगी, और अगर मेन पावर की कमी पड़ेगी तो किसी और को उसकी जगह ज्यादा काम करना पड़ेगा, और वो बंदा इसकी जगह ज्यादा काम करेगा तो वो भी बीमार पड़ेगा। और ऐसे ही धीरे 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 हमारी टेरिटरी के अंदर सब बीमार पड़ जाएंगे। बस इसीलिए टेरिटरी की साफ सफाई कराना बहुत जरूरी है। और सामने खड़ा हुआ अकाउंटेंट आरोन को ऐसे देख रहा होता है जैसे वो अपने मन के अंदर कह रहा हो, ये भड़मुंजी का पूरी तरह से पागल हो चुका है। और सामने खड़ा ड्रैगन जो इन सभी की बातें सुन रहा होता है, वो अपने मन के अंदर बोलता है, वैसे तो ये बंदा जो बातें बोल रहा है वो बिल्कुल सिर के ऊपर से जाने वाली है और इनका लॉजिक
से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, पर फिर भी जहाँ दूसरे राजा अपनी प्रजा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, वहाँ पर ये कम से कम अपनी प्रजा के बारे में सोच तो रहा है, और बस इतना ही काफी है इस इंसान का अच्छे दिल का होने के लिए। और अब जब मेरे पास एक साफ दिल का इंसान है तो यही बनेगा मेरे घोंसले का अगला रखवाला। और इस सारी बात से इस ड्रैगन का मतलब ये होता है कि अब से वो आरोन का सपोर्ट करेगा। पर वो अकाउंटेंट जो आरोन की बातें सुन के पागल हो चुका है, वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, और मेरे को बुलाना भी मत तुम किसी भी तरह के हिसाब किताब के लिए, क्योंकि इसमें होने वाला है तुम्हें भारी लॉस, और मैं इसके बीच में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता हूँ। और ये बात बोलकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। और अब अंदर रह जाते हैं वो ड्रैगन और आरोन उस ड्रैगन को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे वैसे भी एक स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए था अपनी टेरिटरी को सेफ रखने के लिए और साथ ही सारी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, और भगवान की कृपा से देखो ये खुद ही चलकर यहाँ पे आ गया। और इसके बाद वो उस ड्रैगन से बोलता है, वैसे तो तुम्हें ड्यूक रेंस ने रेकमेंड किया है और इसीलिए मुझे तुम पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी है, पर फिर भी मैं तुम्हें ऐसे ही कोई बड़ी पोस्ट नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट ऐसे कोई बड़ी पोस्ट दे दूंगा तो मुझे बाकी सभी नॉवेल्स का बैकलैश मिल सकता है। और आगे से वो ड्रैगन भी बोलता है, यस योर मैजेस्टी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद आरोन आगे बोलता है, वैसे कुछ ही दिनों के अंदर हम ओक्स के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हैं, तो क्या तुम उसके अंदर अपनी कैपेबिलिटीज दिखा सकते हो? और उसके बाद सामने से वो ड्रैगन बोलता है, स्ट्रेटेजी तो मेरी स्पेशलिटी है, आप ये सब कुछ मुझ पर छोड़ सकते हैं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, ओहो एक आम सा इंसान अब मेरा टेस्ट लेगा, हाँ कितना ज्यादा एरोगेंट है ये बच्चा, पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद आरोन आगे बोलता है, अगर इस रेड के अंदर सब कुछ सही रहा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें हमारे साथ शामिल करने की। और ये बात सुनकर वो ड्रैगन अपने मन में सोचता है, हाँ ये इंसान कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं जितना इसे बात करता जा रहा हूँ मेरा उतना इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जा रहा है। अगर ये रेड सक्सेसफुल रही तो मैं इसके साथ कम से कम 3 साल तो काम करना ही चाहूंगा। और उसके बाद वो बोलता है, आप चिंता मत कीजिए माय लॉर्ड, मैं अपना 100% दूंगा। और उसके बाद आरोन आगे बोलता है, अरे हाँ मुझे तुमसे एक और चीज पर सलाह चाहिए थी, जब ये वॉर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ डंजन्स बनाऊं, तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? और डंजन्स बनाने का नाम सुनकर तो वो ड्रैगन भी हल्का सा शॉक हो जाता है। और वहाँ पर क्या बात होती है अभी हमें बताई नहीं गई है, पर होप सो हमें बाद में बताई जाएगी। और उसके बाद वो सीन वहाँ कट होता है और हमें दिखाया जाता है 1 हफ्ते बाद का सीन, जहाँ पर आरोन उसकी सेना के सामने खड़ा होता है। और अब ये सभी लोग ओक्स के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और अडेन उन सभी से बोलता है, मुझे विश्वास है सभी के सभी हमारी स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझ गए होंगे, क्या अभी भी ऐसा कोई है जिसे स्ट्रेटेजी समझाने की जरूरत है? और सामने खड़ी आर्मी सीना तान कर चुपचाप खड़ी होती है। और आरोन आगे बोलता है, अगर किसी को कोई शक नहीं है तो आज ही वो दिन है जब हम उन सभी को काटने वाले हैं, और यही वो दिन है जब उन सभी ओक्स की लाशों पर चढ़ के हम सब अमीर बनेंगे। और उसके बाद आरोन की पूरी आर्मी अपने भाले उठाकर उसके साथ जोश दिखा रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसल के मेन गेट खुल चुके हैं और आरोन अपनी पूरी आर्मी लेकर वहाँ से निकल गया है। और वहीं पर वो सीन भी कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अडेन उस जंगल में पहुंच चुका है जहाँ वो जाने वाला था। और वहीं पर अपने स्ट्रेटेजिस्ट के साथ वो एक पहाड़ की चोटी पे खड़ा होता है और अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, उन ओर्क्स ने यहाँ पर बने हुए किले पर अपना कब्जा कर लिया है और उसी को अपना हाइड आउट बना लिया है। और उसी के अलावा अब ये पूरा का पूरा रास्ता उनके कंट्रोल में आता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी फूड सप्लाई रुकने वाली है। और सिर्फ इन्हीं की वजह से आज से कुछ साल बाद हमारी टेरिटरी पर इसका एक बुरा प्रभाव दिखेगा, जिस वजह से हमारी टेरिटरी के अंदर भूखमरी फैल जाएगी। और उसके बाद वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो, पर मुझे इन रास्तों पर वापस से कब्जा पाना ही होगा। और तभी आरोन के पीछे नाइट ऑर्डर का कैप्टन आता है, जो कि आते ही बोल रहा होता है, सर अभी हमें कुछ कबोल्स के ग्रुप मिले हैं। और आरोन आगे पूछता है, कितने मिले हैं तुम्हें? जिस पर वो नाइट बोलता है, हमें कबोल्स के 5 ग्रुप मिले हैं और हर एक ग्रुप के अंदर टोटल 6 कबोल्स हैं। उसके बाद आरोन पीछे घूमता है और बोलता है, शेरिल। और वहीं पर एक तंबू के अंदर से निकलती हुई हमें दिखाई जाती है उसकी छोटी बहन शेरिल, जिसे वो साइन लैंग्वेज के अंदर कुछ तो बोलता है। और शेरिल अपना मुंह बनाकर बोलती है, हाँ हाँ मैं समझ गई ये फालतू इशारों को। और वो थोड़े से एकांत वाले किसी जगह पर जाती है और एक 3rd सर्कल फायरबॉल को बनाकर कहीं पर शूट कर देती है। पर जब वो 3rd सर्कल स्पेल को यूज करके उस फायरबॉल को शूट करती है तो ये भी बोलती है कि ये 3rd सर्कल का स्पेल है, पर ये बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल होगा जैसे ये किसी 5 सर्कल स्पेल का काम हो। उसके बाद में हमें वो फायरबॉल दिखाया जाता है जो कि तेजी से कुछ कबोल्स की तरफ जा रहा होता है। और वो कबोल्स भी उसे अपनी तरफ आते हुए देख तो लेते हैं, पर उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। और वो वहाँ आकर फट जाता है, जिसकी वजह से एक ग्रुप ऑफ कबोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और अब यहाँ पर सिर्फ 4 ही ग्रुप्स बचे हुए हैं। पर दूर से खड़ा हुआ आरोन उस तबाही को देखता है और अपना सिर पकड़ लेता है। शार्ल कैसी बातें करती हो तुम कभी कभी, मैंने तुमसे साफ कहा था 3rd सर्कल से ऊपर का कोई भी मैजिक यूज नहीं करना है। और इससे क्या मतलब है तुम्हारा कि 3rd का यूज करा है 5 जैसा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा कोई कांड, क्योंकि अगर इस तरह की तबाही हम यहाँ पर दाबर तोड़ मचाते जाएंगे तो इंपीरियर की हम पे नजर पड़ सकती है और उस चीज को अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और आगे से शार्ल
उसे सिर्फ जवान चिढ़ा रही होती है। और शार्ल की इस हरकत के बाद आरोन को असली टेंशन होती है, क्योंकि उसे ये चीज अब समझ आ चुकी है कि ये लड़की तो उसके कंट्रोल के बाहर है। और वो अफसोस में अपने मुंह को पकड़कर सोच रहा होता है, डैम इट, मुझे नहीं पता था ये लड़की ऐसा कुछ करने वाली है। और अगर मुझे पता होता इसके स्पेल इतने ज्यादा खतरनाक है तो मैं इसे फायरबॉल बनाने की बोलता ही नहीं, बल्कि मैं इससे बोलता कि कोई हवा हू का कोई छोटा मोटा स्पेल यूज करके इन्हें खत्म कर दे। और पीछे से वो ड्रैगन बोलता है, सच्चाई तो कभी न कभी बाहर आनी ही है, उसे आप हमेशा नहीं दबा के रख सकते हैं। और रही बात सिर्फ यहाँ पे दबाने की, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे ट्रूप्स हैं, अगर हम उनका मुंह बंद करा दें तो कोई भी बात बाहर नहीं जाएगी। जिस पर आरोन उससे पूछता है, तुम श्योर हो ना ऐसा ही होगा? हाँ हाँ माय लॉर्ड, मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ा इशू होने वाला है अभी। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है एक दिन पहले का सीन, जहाँ पर इस फाइट के बारे में जब चर्चा चल रही होती है तो ये स्ट्रेटेजिस्ट अपनी स्ट्रेटेजी बताता है। उन सभी मॉन्स्टर्स को हराना और उन पर जीत पाना कोई बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। अगर हम ऑल आउट वॉर करते हैं तो इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम जीत तो जाएंगे, पर उस जीत के अंदर हमारा नुकसान कितना होता है हमें उसे बचाना होगा। और उसे बचाने के लिए हमारे पास कुछ छोटी मोटी टेक्टिक्स हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लोकेशन, क्योंकि लोकेशन का हमारे फेवर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे से अरुण पूछता है, लोकेशन का हमारे फेवर में होना जरूरी है, ठीक है, इसे थोड़ा डिटेल में समझा सकते हो तुम? और वो ड्रैगन आगे बोलता है, हाँ, अगर लोकेशन हमारे फेवर की हुई तो हम कैजुअलिटीज को बहुत ही कम कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जिनसे हम लड़ने जा रहे हैं उनकी तादाद है लगभग 2000 से भी ज्यादा। और ऐसे में अगर हम उनसे जीत भी जाते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी इतनी जाने जाएंगी कि हम बहुत ही ज्यादा लॉस में आ जाएंगे। और अगर हम ऐसी किसी जगह पर फंस गए जहाँ पर लोकेशन उनके फेवर की हुई तो हमारी 500 जनों की आर्मी उनके सामने कुछ देर भी नहीं टिक पाएगी। और इस चीज के भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारी पूरी की पूरी आर्मी वहाँ पर वाइप आउट हो जाए। और इस खतरे के बारे में सुनकर आरोन की बहन और नाइट ऑर्डर का कैप्टन थोड़े से सतर्क हो जाते हैं और गौर से आगे की प्लानिंग सुन रहे होते हैं। और अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए वो ड्रैगन बोलता है, वैसे तो हम इस फाइट को बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव रखने वाले हैं, पर फिर भी हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा कि फाइट बिल्कुल हमारे इशारों पर चले। और इसमें सबसे पहले हम यूज करेंगे हमारे 100 घुड़सवारों को, जो कि उन सभी ओर्क्स को अपने पीछे पीछे लेकर आएंगे। और अरोन उस ड्रैगन को बीच में ही रोकते हुए बोलता है, घुड़सवारों की पूरी टीम को ऐसा बेट यूज करना ये थोड़ा सा रिस्की नहीं लग रहा है? और वो ड्रैगन आगे बोलता है, हमारी सेना के घुड़सवार बहुत ही ज्यादा तेज है, मुझे नहीं लगता उन्हें इतनी आसानी से पकड़ा जा सकता है। और जैसे वो घुड़सवार उस पूरी ओक की सेना को ऐसी किसी जगह पर ले आएंगे जहाँ पे हमारे तीरंदाज पहले से छुपकर बैठे हों, तो वो झाड़ियों से तुरंत ही तीर मारकर लगभग आधी सेना को खत्म कर देंगे। और बाकी बची हुई हाफ सेना को हमारी बची हुई सेना चारों तरफ से घेर लेगी और वहीं के वहीं उनसे सरेंडर करवा लेगी। और उसके बाद इस प्लेन के ऊपर थोड़ी देर आरोन सोचता है और उसके बाद बोलता है, तैयारी कर लो, हम इसी प्लेन के साथ जाने वाले हैं। और इसी के साथ ये सीन कट होता है और वापस से स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर उन मरे हुए कबोल्स को उठाकर वो ओक्स कहीं पर लेके भाग रहे होते हैं। और तभी पीछे से इस बात की जानकारी देते हुए कोई सैनिक आरोन से बोलता है, सर वो बाकी के कबोल्स कहीं पर भाग रहे हैं। और ये चीज सुनने के बाद ड्रैगन आरोन को सलाह देता है, वो ओक्स इतनी जल्दी मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है वो कोई आम ओक्स नहीं है, बल्कि उनमें सोचने समझने की क्षमता है। और जिस हिसाब से वो मूवमेंट कर रहे हैं वो भी वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। तो इस तरह के ओक्स जिनमें इतनी बुद्धि हो, मुझे नहीं लगता उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना एक सही विचार होगा। क्यों ना हम उन्हें कैप्चर करें और उन्हें अपना स्लेव बना लें। और ये बात सुनने के बाद आरोन उसकी तरफ घूमता है और बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। पर पीछे से वो ड्रैगन आगे बोलता है, मुझे ऐसा लगता है अगर हम उन्हें जिंदा पकड़ लेंगे तो वो हमारी बहुत ही ज्यादा मदद कर देंगे उन डंजन्स को बनाने में जिन्हें आप आगे बनवाना चाहते हैं। और ये सुनकर तो आरोन के दिमाग की भी बत्ती जल जाती है। पर उसके बाद आरोन बोलता है, ये आइडिया तो अच्छा है, पर तुम्हें क्या लगता है उस तरह के ओक्स मेरे जैसे इंसान से ऑर्डर मानेंगे? ओर्क लीडर के अलावा सिर्फ ड्रैगन्स का हुक्म मानते हैं। और आगे से वो ड्रैगन हंसते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं माय लॉर्ड, वो सभी तो कही कहाई बातें हैं, क्योंकि ओक्स भी एक आम तरह की स्पेसीज है जैसे दुनिया में दूसरी स्पेसीज हैं, और इन्हें भी अपनी ताकत से दबाया जा सकता है। और एक बार अगर हम इन्हें अपनी ताकत से दबा दें तो ये चुपचाप आपकी बात मानेंगे, और उसके लिए आपको कोई ड्रैगन होने की जरूरत नहीं है। और उस ड्रैगन की ये सलाह सुनने के बाद आरोन उससे बोलता है, हाँ हम इसके बारे में आगे सोच सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता है अभी अपने लालच की वजह से मुझे इस तरह का कोई फैसला लेना चाहिए जिसमें हमारे सैनिकों की जान जाने की संभावना बढ़ जाए। और उसके बाद वो अपने घोड़े को सामने की तरफ मुंह करता है और पूरी सेना से बोलता है, ठीक है अब हमें शुरू करना चाहिए। और उसी के साथ आरोन अपनी छोटी बहन से बोलता है, शार तुम उन धनुर्धरों को संभालोगी जो कि झाड़ियों में छुपकर उन ओक्स को मारने वाले हैं। और सर रोमल, आपका काम होगा शील्ड वाले योद्धाओं को संभालना और उन्हें ऑर्डर देना ताकि हम अपने फाइनल मिशन को कंप्लीट कर सकें। और वो दोनों ही उसे यस सर बोल देते हैं। तभी आरोन पलटता है और उस ड्रैगन से बोलता है, और तुम काइनस, तुम यहीं पर वेट करोगे और आगे इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करोगे।
और उस ड्रैगन के यस माय लॉर्ड बोलने के बाद ही इस वॉर की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर आरोन अपनी तलवार बाहर निकालता है और उसी के साथ साथ पीछे खड़े हुए सभी नाइट्स भी अपनी तलवार बाहर निकाल लेते हैं। फिर आरोन चिल्लाता है, अभी के अभी सभी घुड़सवार चार्ज करेंगे। और आरोन उन सभी घुड़सवारों को लेकर चार्ज करने निकल जाता है और यही ये सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है उस महल के अंदर बैठा हुआ ऑर्क लॉर्ड जो कि कुछ खा रहा होता है। तभी वहाँ पर दूसरा ऑर्क भागते हुए आता है और आकर बोलता है, चीफ वो इंसान हम पर हमला करने आ रहे हैं। और ये क्रोक ऑर्क्स का लीडर वहेर ये सुनकर खुश हो जाता है और खुश होते हुए उस बंदे से पूछता है, कहाँ पर है अभी वो सभी के सभी। और वो ऑर्क जो न्यूज लेकर यहाँ पे आया था वो आगे बताता है कि वो सभी फॉरेस्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। जिस पर ये ऑर्क लॉर्ड बोलता है, वो सभी डरपोक उन दीवारों के पीछे तब से छुपे हुए थे, पर अब वो बाहर आ चुके हैं। और क्योंकि वो बाहर आ चुके हैं तो ये समझ लो कि वो मर चुके हैं। और उस केसल के बाहर एक ऑर्क कहीं पर ऊपर चढ़ के भाषण दे रहा होता है कि वो डरपोक अब केसल से बाहर आ चुके हैं, यही हमारा समय, हम उन सभी को मार डालेंगे। और उसी के साथ पूरी की पूरी ऑर्क सेना भी चिल्ला रही होती है, हम इंसानों को मार डालेंगे, हम इंसानों को मार डालेंगे। और उसके बाद ये ऑर्क लॉर्ड भी बाहर आ जाता है और बाहर आकर ऑर्डर देता है कि उस मिनिएचर को आजाद कर दो। और कुछ ऑर्क्स मिलकर एक गेट को खोलने लगते हैं, जिस गेट के पीछे से निकलता है एक बहुत ही ताकतवर सांड। और ये सांड जैसी दिखने वाली प्रजाति को यहाँ पर मिनिएचर कहा गया है, जो कि बाहर आते ही दहाड़ रहा होता है और उस सेना के अंदर शामिल हो जाता है। और उसके बाद ये ऑर्क लीडर उसी मंच पर चढ़ता है और चढ़कर सिर्फ इतना बोलता है, हम सभी के सभी उन इंसानों को आज पूरी तरह से खत्म करके रख देंगे। और फिर वो सेना उस केसल से बाहर निकलती है, जहाँ पर इन्हें ये ऑर्क लीडर लीड कर रहा है। इसके पीछे पूरी की पूरी ऑर्क्स की सेना है और उस सेना के बीच में एक पहाड़ जैसा मजबूत मिनिएचर है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें उन ऑर्क्स की सेना भागते हुए दिखाई जाती है और उस भागती हुई सेना को ऊपर से एक परिंदा देख रहा होता है। और उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस परिंदे की आंख में एक स्पाई कैमरा जिसे कंट्रोल कर रहा है हमारा ड्रैगन। और उस परिंदे के साथ साथ ये ड्रैगन भी उस पूरी सेना को अपनी तरफ आते हुए देख पाता है और देखते हुए अपने मन में बोलता है, वो समय आ चुका है इंसान। और हमें दिखाया जाता है आरोन जो कि दूसरी साइड से सेना को लेकर ऑक्स की तरफ ही जा रहा होता है और अपनी तलवार को निकालकर ऊपर करके बोलता है, पूरी की पूरी सेना चार्ज के लिए तैयार हो जाओ। और 3 तक गिनने के बाद अपनी तलवार को आगे करते हुए बोलता है, चार्ज। और अब वो ऑक्स की सेना और आरोन की सेना आमने सामने होती है, जहाँ पर सैनिक भी फुल जोश में होते हैं और ऑक्स भी दहाड़े मारकर गुर्रा रहे होते हैं। और जैसे ये दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं, हमें इनका नंबर बताया जाता है। जहाँ पर आरोन अपने 100 सैनिकों के साथ वहाँ पर आया है, वहीं पर कोर्क दूसरी साइड से अपने 2000 ऑक्स के साथ वहाँ आया है। और अब हमें ऊपर से दिखाया जाता है कि यहाँ पर शुरू हो चुकी है जंग, जहाँ पर आरोन अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं ये अभी काफी नहीं है, मुझे इन्हें थोड़ा और पुश करना होगा। पर तभी उसकी तरफ एक खतरनाक सा हमला आता है, जिसे वो भी महसूस कर लेता है और उसकी गर्दन कटने से जस्ट पहले ही वो उसे डोज कर जाता है। और इस खतरनाक से हमले को करा था उस मिनोटॉर ने। और इस हमले को करने के बाद वो मिनोटॉर बहुत ही तेजी से गुर्राने लगता है और वो इतना तेज दहाड़ रहा होता है कि आरोन और उसके पीछे खड़े हुए सभी नाइट्स उसकी चीख से परेशान हो जाते हैं और अपने कानों को बंद कर लेते हैं। पर आरोन अपने आप को संभालते हुए पूरी की पूरी फोर्स को ऑर्डर देता है, यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहो। और ये कहकर वो आगे बढ़ना शुरू होता है और उसके पीछे पीछे उसकी फोर्स भी आगे बढ़ रही होती है। और जब आरोन बिल्कुल डीप में जा रहा होता है तो उसे सामने से आता दिखता है एक ऑर्क, जिसे वो काटने वाला होता है कि उसे उस ड्रैगन की बात याद आ जाती है, जहाँ पर उस ड्रैगन ने बोला था कि इन सभी को मारने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि हम इन्हें गुलाम बनाकर इनसे डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का काम करवा सकते हैं। और यहाँ पर आरोन के मन में आता है, नहीं वो सही कह रहे थे। और वो अपनी तलवार से उसे काटने के बजाय तलवार को थोड़ा सा घुमा देता है और उसके पेने भाग की जगह उसके चपटे वाले हिस्से से उन्हें मारना शुरू होता है, जिससे उनकी जान तो नहीं जाती है पर उनके प्रति जोरदार है। और उसके बाद थोड़ा और अंदर जाने के बाद आरोन सोचता है, अब मैंने इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, मेरे ख्याल से इतना काफी होगा। और उसके बाद वो सभी को ऑर्डर देता है, यहाँ पर हमने जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा ऑक्स हैं, हम हार जाएंगे, हमें जल्द से जल्द रिट्रीट करना होगा, पीछे हटो, हम सभी को पीछे हटना होगा। और ये कहकर वो उन सभी ऑक्स को पागल बनाकर वापस जाने लगते हैं और वो ऑक्स भी ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। और यही हमें ऊपर से दिखाया जाता है कि वो सभी के सभी वहाँ से निकल रहे हैं और ऑक्स उन्हें कंफ्यूज होकर देख रहे हैं। पर क्योंकि ऑक्स की नजरों में इंसान बहुत ज्यादा डरपोक है, तो उन्हें लगता है कि ये सचमुच में डरकर भाग रहे हैं और वो इस चाल में फंस जाते हैं और इंसानों को मार दो, इंसानों को मार दो कहते हुए उनके पीछे भागना शुरू होते हैं। और उन सभी के साथ साथ भाग रहा होता है वो तगड़ा मिनोटॉर भी। और इस पूरे प्लेन को ऑक्स को याद रखते हुए बनाया गया था, तो इसमें मिनोटॉर की कोई जगह नहीं थी। और अब क्योंकि ऑक्स के पास मिनोटॉर है तो ये प्लेन थोड़ा सा फ्लॉप होता हुआ दिख रहा होता है, क्योंकि मिनोटॉर की स्पीड घोड़े से भी ज्यादा तेज
तेज होती है और वो जल्दी उन घुड़सवारों को पकड़ने वाला होता है। तो भागते हुए एक नाइट आरोन से बोलता है, माय लॉर्ड वो हमें पकड़ने वाला है, हमें नहीं लगता है कि हम उससे भाग पाएंगे। और आरोन उसे ऑर्डर देता है, मैं उसे संभालता हूँ, तुम लोग बिना रुके नाक की सीट में सीधे भागते रहो। और ये कहकर आरोन उसकी तरफ बढ़ जाता है और बाकी सभी की सभी सेना रिट्रीट कर रही होती है। और आरोन जब उस मिनोटोर के जस्ट पास पहुंचने वाला होता है तो वो अपने मन के अंदर बोलता है, मैं अपने एक भी सैनिक को नहीं खोऊंगा। और वो मिनोटोर अपने दोनों हाथों से एक मुट्ठी बनाकर एक सैनिक के ऊपर मारने वाला होता है। और वो सैनिक भी अपनी मौत को अपने इतना ज्यादा पास देखकर पूरी की पूरी होप छोड़ चुका होता है। पर तभी वहाँ पहुंच जाता है आरोन और वो अपनी तलवार की एक ही स्ट्राइक से उस मिनोटोर को दूर फेंक देता है। और वो मिनोटोर हवा में गुलाई मंटियां खाकर जैसे ही जमीन पर गिरता है वो अपनी सुध-बुध खो देता है और बेहोश हो जाता है। और अपने ड्यूक को वहाँ रुकता देख कुछ सैनिक पीछे रुक जाते हैं और आरोन उन्हें वहाँ पर रुका देखकर अपने मन में सोचता है, हाँ मैंने इन लोगों से कहा था बिना रुके सीधे अपनी नाक की सीट में आगे बढ़ते जाएं, पर फिर भी ये लोग मेरे लिए यहाँ पर रुकी गए। और उसके बाद वो उन्हें बोलता है, ठीक है अगर तुम यहाँ पर रुकी गए हो तो इस जीव को बांध दो और बांधकर जंगल में कहीं छुपा दो। और उनमें से एक नाइट जो थोड़ी अच्छी पोजीशन पर होता है वो बोलता है, पर माय लॉर्ड आपने इसे अभी तक मारा नहीं। और आगे से आरोन बोलता है, अरे इसकी कद काठी तो देखो थोड़ी सी, मुझे लगता है ये आगे जाकर बहुत काम आने वाला है हमारे। और वो नाइट मुंह लटकाकर बोलता है, ठीक है माय लॉर्ड जैसा आप कहेंगे मैं तो वैसा ही कर दूंगा। और जब वो लोग उस मिनोटोर को पूरा बांध बूंद के कंप्लीट होते हैं तब एक नाइट बोलता है, वो देखो माय लॉर्ड ओक्स सब आ चुके हैं। और हमें दिखाए जाते हैं सामने ओक्स जो कि थोड़े धीरे हैं पर यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं और चिल्लाते हुए बोल रहे हैं, वो रहे इंसान, इंसान हमें दिख चुके हैं, चलो उन्हें मार दें, उन सभी को मारकर क्रश करके रख दें। और वाह हुआ की आवाजें निकाल रहे होते हैं। और उसके जस्ट बाद हमें दिखाई जाती है उनके ऊपर पीले रंग की रोशनी। और ये पीले रंग की रोशनी होती है बहुत सारे फायर बॉल्स जो कि जैसे वहाँ पर गिरते हैं वहाँ तगड़े से ब्लास्ट होना शुरू होते हैं और कई सारे ओक्स उस ब्लास्ट की चपेट में आकर मारे जाते हैं। और जब उस ब्लास्ट के अंदर कई सारे ओक्स उड़ जाते हैं तो वहाँ से दूर भागता हुआ आरोन उस ब्लास्ट को देखकर अपने मन में सोचता है, अरे वो पागल औरत धू धू करके मेरे सभी के सभी ओक्स को मारे जा रही है। और मुंह से बेचारा और कुछ बोल नहीं पाता है तो बस यही बोलता है, रिट्रीट करते रहो, कंटिन्यू आगे बढ़ते रहो। और पीछे खड़ा हुआ ओर्कलोड उन्हें गुस्से से जाते हुए देखता है और चिल्लाकर ऑर्डर देता है, हम हमारे मरे हुए सभी साथियों का बदला लेंगे, चलो उन सभी को पकड़ लो। और वो लीडर फुल गुस्से में भाग रहा होता है और भागते भागते अपने सभी ओक्स को भी मोटिवेट कर रहा होता है। पर तभी उसके मुंह पर कोई चीज आकर पड़ती है और उससे टकराकर वो गुलाई मंटियां खाते हुए वापस आ जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिस चीज से वो ओर्कलोड टकराया था वो थी आरोन की सेना की शील्ड। और अब उन ओक्स के सामने शील्ड की एक दीवार बन चुकी है और साथ ही वो दीवार उन्हें चारों तरफ से अब घेर चुकी है। और ये चीज देखकर वो ओर्कलोड हल्का सा घबराने लगता है और उसके साथी भी उसके पीछे डरना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद वो शील्ड की वॉल खुलती है और उसके अंदर से चल के आता है आरोन जो कि वहाँ आते ही बोलता है, तुम सभी के सभी अगर इसी वक्त सरेंडर कर देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम सभी को जिंदा रहने दूंगा। और उससे बेहतर ऑफर मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ कि अगर तुम चाहो तो हम इस पूरी की पूरी वॉर को दो किंग्स के बीच में रख सकते हैं जहाँ पर जो भी किंग जीतेगा वही मालिक होगा दूसरे किंग और उसके सैनिक होगा और हारने वाली साइड जीतने वाली साइड की स्लेव बनकर रहेगी। और वो ओर्क लीडर बोलता है, हमें तुम इंसानों पर कोई भरोसा नहीं है। और अपने मन के अंदर सोचता है, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते मर जाएंगे पर इन इंसानों पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। और उसके बाद आरोन उससे आगे बोलता है, मैं एज अ नाइट अपने प्राइड की कसम खाऊंगा और तुम एज अ ओर्क अपने प्राइड की कसम खाना। और उसके जवाब में वो ओर्क लॉर्ड बोलता है, तुम इंसानों की तो कोई प्राइड ही नहीं होती है। और उसके बाद में गुस्से में आरोन बोलता है, ठीक है फिर ऐसी तैसी कराइए नेगोशिएशन, शील्ड तैयार हो जाओ इन सभी को खत्म करने के लिए। और शील्ड भी तुरंत तैयार हो जाती है पर तभी वो ओर्क लीडर बोलता है, ठीक है मैं लड़ूंगा पर तुम इंसान अपना प्रॉमिस याद रखना। और उसके बाद वो दोनों के दोनों लीडर एक घेरे के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और वो ओर्क लीडर आरोन के ऊपर खतरनाक सा हमला करते हुए बोलता है, अब मर जा इंसान। और ये बोलकर वो जैसे ही हमला करता है तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा धूल उड़ जाती है जिसे देखकर हमें ये तो पता चलता है कि उस ओग ने हमला तो खतरनाक करा था पर आरोन उसे तुरंत ही डोज कर जाता है और अब शांति से साइड में खड़ा होता है। उसके बाद वो ओर्ग गुस्से में ब्रीथ करता है और एक और हमला करता है आरोन पर जिसे आरोन छलांग मारकर डोज कर जाता है। और जब वो ओर्ग इतने खतरनाक हमले कर रहा होता है तो आरोन उनसे बचते हुए सोचता है, मानना पड़ेगा इसके हमलों में तो बहुत ही ज्यादा दम है। तो ऐसी होती है वो बॉडीज जिन्हें ड्रैगन ब्लेस करता है। हाँ वैसे तो मेरी बॉडी पर अब कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो ओर्ग जैसे ही मुझ पर हमला करता है मेरी बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है और उसे डोज कर जाती है। और क्योंकि आरोन कंटिन्यू डोज करे जा रहा होता है तो वो ओर्ग उसे गुस्से में बोलता है, साले डरपोक क्या छुपता ही रहेगा। और ये सुनने के बाद आरोन को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार को जमीन में घुसाकर बोलता है, अब तो मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है, साले सुअर की शक्ल के, अब लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और आरोन के तलवार को जमीन में गाड़ कर अपने पंच को सही करने का मतलब ये होता है कि वो इस ओर्ग को बिना तलवार के सिर्फ अपने घूसों से पीटने वाला है। और ये चीज देखकर वो नाइट ऑर्डर का कैप्टन चिल्लाकर बोलता है, माय लॉर्ड प्लीज ऐसा मत कीजिए, बिना तलवार के कोई इंसान ओर्ग से कभी नहीं लड़ सकता है, प्लीज अपनी स्वॉर्ड उठा लीजिए। और आरोन गुस्से में बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं बस इस बेवकूफ को थोड़ा सा लेसन पढ़ाऊंगा और उसके बाद इसे छोड़ दूंगा। और वो ओर्ग भी आगे से बोलता है, हाँ अगर इंसान का होनर तो ओर्ग का भी होनर
ओनर ले फेंक दिया वेपन, अब क्रोक मारेगा, इंसान पिटेगा। और ये बोलकर वो ओर्ग भी अब निहत्थे आरोन से लड़ने आ जाता है और इन दोनों को निहत्थे आमने सामने देख वो नाइट ऑर्डर का कैप्टन बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, माना के लॉर्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर एक ओक्स से बिना वेपन के लड़ना ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है और मुझे नहीं लगता है कि वो अब जीत भी पाएंगे, क्योंकि ओक्स नेचुरली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एक इंसान के मुकाबले में। और उसके अलावा भी उनके नाखून वो पूरे पूरे एक वेपन की तरह काम आते हैं। और उसके बाद हमें दिखाई जाती है वो फाइट जिसमें वो ओर्ग झपट्टा मारकर सीधा आरोन के मुंह पर हमला करता है और वो पंजा आरोन के बिल्कुल पास आ जाता है। पर क्योंकि आरोन की बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है तो उसे वो ओर्ग बहुत ही ज्यादा स्लो दिख रहा होता है और आरोन अपने मन में सोचता है, क्या ओर्ग्स हमेशा से इतने ज्यादा स्लो रहे हैं, क्योंकि मैंने बस थोड़ा सा ही फोकस करा अपनी आंखों पर और अब मुझे डोज करने के लिए बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। और ये बोलते हुए आरोन उस पंजे से अपने आप को बचा लेता है और उसके बाद वो ओर्ग अपनी मुट्ठी कसता है और एक पंच मारने की कोशिश करता है आरोन को, पर आरोन उसे भी डोज कर जाता है और उन सभी पंचेस को वो अपने मुंह के पास से बहुत स्लोली मूव करते हुए देख भी पा रहा होता है। और क्योंकि उनमें से एक पंच उसके गालों को छूता हुआ निकल जाता है तो आरोन कुछ कदम पीछे हटता है और उसे महसूस करते हुए बोलता है, हाँ जैसा मैंने सोचा था, ये तो दर्द भी बहुत कम कर रहा है। और क्योंकि आरोन इस वक्त बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो पीछे खड़े हुए नाइट्स डरते हुए बोलते हैं, क्या उसने हमारे लॉर्ड को पीछे पुश कर दिया है? नहीं नहीं, अगर अभी हमारे लॉर्ड हारे तो हम सभी को पूरी जिंदगी स्लेव बनकर रहना पड़ेगा। और आरोन को पीछे हटते देख उस ओर्ग लॉर्ड को भी कंफर्मेशन हो जाता है कि वो इस वॉर को जीतने वाला है, तो वो गोरिल्ला की तरह अपने सीने को पीटते हुए चिल्ला रहा होता है, ओर्ग बनेगा लॉर्ड, इंसान बनेगा नौकर। और उसी के साथ साथ उसके पीछे खड़े हुए सभी के सभी ओर्ग्स भी खुशी से दहाड़ना शुरू हो जाते हैं। और सामने से आरोन उन्हें चुप कराते हुए बोलता है, ज्यादा आवाजें मत निकालो। और इसी मौके को देखकर वो ओर्ग लॉर्ड आरोन के ऊपर एक और हमला कर देता है, पर आरोन वहाँ से तुरंत ही गायब होकर ओर्ग लॉर्ड के ऊपर आ जाता है और एक जोरदार लाफा उसके कान के नीचे बजा देता है, जिससे वो घिसटता हुआ कई फीट दूर जाकर गिरता है। और उस एक ही थप्पड़ से इस ओर्ग को अब चक्कर आना शुरू हो चुके हैं, पर ये जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और संभाल कर बोलता है, ये इंसान इस्तेमाल कर रहा है स्ट्रेंथ मैजिक करता है इंसान इस्तेमाल, ये साला डरपोक। और आरोन एकदम से उसके मुंह के पास आकर बोलता है, स्लेव्स को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। और एक और थप्पड़ बजा देता है उसके दूसरे कान के नीचे, जिससे वो उड़ता हुआ जाता है और नाइट्स की बनाई हुई वॉल पर टकराता है और टकराते ही एक गेंद की तरह टप्पा खाकर वापस से आरोन की तरफ आता है, जिसे आरोन तुरंत ही एक और थप्पड़ लगाता है और उसके बाद एक और, फिर उसके बाद एक और फिर एक और फिर एक और ऐसे ही कई सारे झापड़ उसे लगाता जाता है, जिसमें मार खाते खाते उस ओर्ग लॉर्ड की आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं और वो पड़ा पड़ा चिल्ला रहा होता है, नहीं नहीं बस बचाओ मुझे बचाओ। और उसके बाद आरोन अपने दोनों हाथों से एक बहुत ही भयंकर सा हमला उसके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी होता है। और वो ओर्ग लॉर्ड भी जब उसकी मौत उसके पास आ रही थी तभी बेहोश हो गया था, पर उसके थोड़ी देर बाद ही हमें दिखाया जाता है कि आरोन ने जो हमला करा था वो ओर्ग लॉर्ड के ऊपर नहीं करा था बल्कि उसके मुंह के जस्ट पास करा था। और इसी आखिरी हमले के साथ साथ ये ओर्ग सब्जिक्यूशन मिशन कंप्लीट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है आरोन उस टूटे पड़े किले के ऊपर जहाँ पर पहले ये ओर्ग लॉर्ड राज करता था, और उसके नीचे खड़े दिखाए जाते हैं बाकी सभी ओर्ग्स जिन्हें इंसानों ने घेरा होता है। और आरोन ऊपर से सीटी बजाकर उन सभी का ध्यान अपनी तरफ करता है और बोलता है, सभी के सभी ओर्ग्स मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद से हम तुम लोगों को कभी नहीं मारेंगे और उसके बदले में तुम सभी बनोगे हम इंसानों के स्लेव। और नीचे खड़े हुए सभी ओर्ग्स जिन्हें पल्ले तो कुछ पड़ नहीं रहा होता है वो ऊपर आरोन को बस देखे जा रहे होते हैं और आरोन आगे से बस बोल रहा होता है, आज से तुम सभी हमारे लिए काम करोगे और उसके बदले में मैं तुम्हें परमिशन दूंगा आसपास के जंगल के अंदर हंट करने की और हंट करके अपना पेट भरने की, और साथ ही में अगर तुम मेरे दिए हुए मिशन पूरे करते हो तो मैं तुम्हें खाना भी प्रोवाइड करूंगा, और तुम में से अगर किसी एक ने भी बगावत करने की कोशिश की तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी पूरी की पूरी रेस को खत्म करके रख दूं। तो इसीलिए मेरे खिलाफ बगावत करने की तो अपने दिमाग में आने भी मत देना, समझ गए तुम सभी के सभी। और वो सभी जैसे पहले देख रहे थे वैसे के वैसे कंटिन्यू बस देखे जा रहे होते हैं। और ये देखकर आरोन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया और इन बेल बुद्धियों के दिमाग में कुछ भी नहीं गया। और उसके बाद वो उनके लीडर का मुंह उन्हें दिखाता है और बोलता है, अभी के अभी तुम लोगों ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं नीचे उतर के आऊंगा और जो हाल मैंने इसके मुंह का करा है वो तुम सभी के मुंह का कर दूंगा, तो जवाब दो मुझे। और नीचे खड़े ओक्स बोलना शुरू होते हैं, समझ गया मैं समझ गया। दूसरा बोल रहा होता है, सुन्नी इंसान की सुन्नी, इंसान मारता मुंह लाल हो जाता। और ये रिस्पॉन्स देखने के बाद फाइनली आरोन हल्का सा स्माइल करता है, ठीक है अब सब कुछ ठीक है, और जो तुम लोगों ने मेरा टाइम वेस्ट किया है उसकी सजा के तौर पर मैं तुम्हारे फूड स्टोरेज से तुम्हारा खाना लेकर जा रहा हूँ। और इसी के साथ ये सीन यहाँ पर कट होता है और हमें दिखाई जाती है आरोन और उसकी बटलन वापस अपने केसल के अंदर आती हुई, और यहीं पर उनके साथ पीछे कुछ बग्गियां भी हैं जिनमें शायद वो खाना भर कर लाया है। और उन सभी के वेलकम में उनका पूरा का पूरा शहर आया होता है और चिल्लाते हुए आरोन को चेयर कर रहा होता है, जैसे हमारे लॉर्ड वापस आ गए, हमारे लॉर्ड ने उन ओक्स को हरा दिया, हमारे लॉर्ड जो बोलते हैं वो करते हैं। और आरोन भी उन सभी की तरफ हाथ हिलाते हुए फुल हीरो वाली फीलिंग ले रहा होता है। और ये सारी फीलिंग लेने के बाद
आरोन अपने नाइट ऑर्डर के कैप्टन को बोलता है, सर रोमेल उन सभी ओक्स को लेकर मेरे पीछे आइए। और उसके बाद आरोन उन सभी ओक्स को लेकर उसी बर्फीले एरिया में जाता है जहाँ पर जाकर उसने पहले रोमेल को अपनी सारी की सारी पावर दिखाई थी। और वहाँ पर जाकर वो अपनी तलवार के अंदर पावर भरता है और बोलता है, ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट प्रेसिंग विंड। और ये बोलने के बाद वो एक खतरनाक सा हमला कर देता है सामने वाले पहाड़ के ऊपर। और वो पहाड़ आरोन की पावर के सामने एक ही बार में कटकर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। और ये पावर देखकर वो सभी के सभी ओक्स हल्का सा घबराते हैं और बोलते हैं, ये पावर। और कुछ भी क्लियर करे बिना ही तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाते हैं और घुटनों पर आकर आरोन से बोलते हैं, हम सभी ओक्स आपके सामने सर झुकाते हैं ग्रेट ड्रैगन। और आरोन उनसे बोलता है, अभी के अभी सभी अपने सर उठाओ और देखो सामने उस पहाड़ की क्या हालत हुई है और क्या होगा तुम सभी का जब तुम खड़े होगे मेरे खिलाफ। और जब भी तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ जाने का ख्याल आए तो ये बात याद रखना कि इस पहाड़ के साथ क्या हुआ था और तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है सीन उसके अगले दिन का, जहाँ पर वो ओर्ग आरोन के सामने झुककर आरोन को बोल रहा होता है, मेरे वो भाई जिन्होंने मास्टर की पावर्स को नहीं देखा है वो सभी मास्टर के खिलाफ रिवेंज की तैयारी कर रहे हैं, पर मास्टर हम उन्हें रोकेंगे और सब कुछ संभाल लेंगे। और आगे से आरोन उसे डराते हुए बोलता है, एक बात याद रखना, अगर एक ओर्ग ने भी परेशानी खड़ी करने की कोशिश की तो मैं तुम सभी को पूरी तरह से वाइप आउट करके रख दूंगा। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है आरोन और उस एंशिएंट ड्रैगन का, जहाँ पर वो ड्रैगन हंसते हुए आरोन के पास आ रहा होता है और बोल रहा होता है, आखिरकार आपने इन सभी ओक्स को स्लेवरी में डाल ही दिया, आप तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव हैं। और आगे से हैरान होते हुए आरोन बोल रहा होता है, हाँ इन सभी को ऐसा लगता है कि मैं कोई ड्रैगन हूँ और इसी वजह से ये सब कुछ बहुत ज्यादा इजी हो गया है। और आगे से हंसते हुए वो ड्रैगन बोलता है, ओहो तो ये आपको ड्रैगन समझ रहे हैं, पर आपको ये तो पता है ना कि ड्रैगन उन्हें कभी माफ नहीं करते हैं जो अपने आप को ड्रैगन बताने की कोशिश करते हैं। और आगे से आरोन उसे जवाब देता है, अरे नहीं नहीं मैंने उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, उन सभी को बस उनकी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और मैंने डिसाइड किया कि मैं भी फ्लो के साथ बहता जाऊंगा और उन्हें करेक्ट नहीं करूंगा। और उसके बाद हंसते हुए ड्रैगन बोलता है, हा 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 हा, तो इसीलिए वो सभी आपकी पावर से इतना ज्यादा डर रहे हैं। और उसके बाद में आरोन अपने मन में सोचता है, एक ऐसी पावर कि ओक्स को ऐसा लग रहा है कि मैं एक ड्रैगन हूँ, वो पावर थी हमारे ड्यूक के पास। हाँ क्या लेजेंड थे वो, पर फिर भी उस इंसान ने अपने वचन को निभाने के लिए अपनी पावर को कभी यूज नहीं किया। और तभी वो सामने खड़ा हुआ ड्रैगन बोलता है, किन ख्यालों में खो गए आप माय लॉर्ड। और आरोन वापस से प्रेजेंट में आते हुए बोलता है, ओह नहीं नहीं वो बस मैं कुछ सोच रहा था। और तुम एक काम करो, अभी के अभी नीचे जाओ और सभी को ये न्यूज दे दो कि मुझे सभी से मीटिंग करनी है अगले 1 घंटे के अंदर अंदर। और वो ड्रैगन भी यस माय लॉर्ड बोलकर वहाँ से चला जाता है। और आरोन अपने मन के अंदर सोचना शुरू करता है, जब ड्यूक के अपने लोग मारे जा रहे थे तो इतनी ज्यादा पावर होने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। मानता उन्होंने ओथ ली थी, पर हम सब उनके लोग थे, उन्हें कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए थी हमें बचाने की। और वो इंपीरियल लॉर्ड वो तो ऐसा है भी नहीं कि जिसके लिए अपनी ओथ को बचा कर रखा जाए। पर ठीक है मैं ड्यूक नहीं हूँ और इसीलिए मैं वो लेजेंड भी नहीं हूँ कि अपनी ओथ को बचाने के लिए अपने लोगों को सेक्रीफाइस कर दे। मैं एक आम इंसान हूँ, पर मैं परवाह करता हूँ अपने लोगों की, ना कि अपने वचन की। इसीलिए मैं इस टेरिटरी को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए इस पावर का इस्तेमाल करूंगा और साथ ही मैं उस आने वाली वॉर के लिए भी प्रिपेयर करूंगा जिसे कि रोका नहीं जा सकता है। और उसके बाद ये सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें अगले सीन के अंदर दिखाई जाती है एक सभा, जहाँ पर आरोन सभी से बोल रहा होता है, हमने सभी के सभी ओक्स को बिना किसी कैजुअलिटी के हरा दिया है और उसका श्रेय जाता है काइनस को। और जब आरोन ये बात बोलकर सारा का सारा श्रेय काइनस को देता है तो साइड से उसकी बहन रोने जैसा मुंह बनाकर देख रही होती है कि उसकी तो तारीफ किसी ने की नहीं, जबकि सबसे ज्यादा काम उसी ने किया था। और वहीं काइनस भी बोल रहा होता है, नहीं नहीं माय लॉर्ड ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है जो हम इस पूरे के पूरे मिशन में सक्सेसफुल रहे। और ये सुनने के बाद तो आरोन की बहन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और खड़ी होकर बोलती है, क्या तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो सारे के सारे फायरबॉल्स मैंने अटैक करे थे जिसकी वजह से पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया। और इधर से आरोन बोलता है, तुमसे किसने कहा था रेकलेसली वो सारे के सारे फायरबॉल्स शूट करने के लिए? तुम्हारी उस लापरवाही की वजह से कितने ही ओक्स मारे गए जो कि अब हमारी लेबर बन सकते थे। और ये सुनकर तो वो और ज्यादा चिढ़ जाती है और आरोन को जवान चिढ़ाने लगती है। और ये चीज देखकर आरोन उसे इग्नोर मारता है और बाकियों से बोलता है, हाँ वैसे अब देखा जाए तो हमारा यूजेबल लैंड लगभग 5 गुना हो चुका है और अब हम सभी को बाहर चलना चाहिए ये डिस्कस करने के लिए कि हमें उस नए बने हुए लैंड को किस तरह से यूज करना है। और हाँ मेरे पास एक डंजन डेवलपमेंट आइडिया भी है। और जैसे ही वो डंजन डेवलपमेंट आइडिया के बारे में सब सुनते हैं तो वो हैरानी से आरोन की तरफ देखने लगते हैं और बिल्कुल हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या एक डंजन डेवलप करना? और एक बंदा पीछे से बोलता है, क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप डंजन्स को डेवलप करना चाहते हैं और उन्हें टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए यूज करना चाहते हैं? और ये बंदा जो इस बात को बोल रहा होता है इसका नाम हमें बताया जाता है मैक्स, जो कि बिरोन्स का एडमिनिस्ट्रेशन और एक स्पाई है। और इस सवाल को सुनने के बाद आरोन बोलता है, काइनस
तुम्हारे पास वो ब्लूप्रिंट्स है ना जिससे हम डंजन बनाएंगे? और काइनस भी सामने से बोलता है, यस माय लॉर्ड, मैं थोड़ा सा बिजी तो जरूर था पर मैंने वो ड्राफ्ट्स और ब्लूप्रिंट बना लिए हैं। और ये बोलने के बाद काइनस अपनी जगह से खड़ा होता है और एक स्क्रोल को टेबल के बीचों बीच खोल देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, जिसे काइनस बताता है इसी बड़े से स्क्रोल के अंदर ब्लूप्रिंट्स और ड्राफ्ट्स है डंजन के। और इतने बड़े स्क्रोल को पूरी तरह से मैनेज देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं सिवाय उस अकाउंटेंट के, क्योंकि उसे तो इसमें सिर्फ पैसा दिख रहा होता है। और उस ड्राफ्ट को देखकर ताली बजाते हुए आरोन बोलता है, काइनस तुमने इसे बनाया तो बहुत ही बढ़िया है, पर इसके अंदर जो प्रॉफिट मॉडल है उसके अंदर मुझे थोड़ी कमी दिख रही है। और काइनस झिझकते हुए बोलता है, पर माय लॉर्ड, हम एक डंजन से ज्यादा 2% ही प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और आरोन पीछे पलटकर जोश में बोलता है, नहीं, हम इस डंजन को बिल्कुल ऐसा बनाने वाले हैं कि जो भी यहाँ पर आएगा वो इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा, और जो भी हंटर डंजन को हंट कर रहा होगा उसे हम इतना ज्यादा लूटेंगे कि उसे उस कर्जे को चुकाने के लिए पूरी जिंदगी हमारा स्लेव बनना पड़े। और ये वाली बात सुनकर तो मैक्स बोलता है, पर माय लॉर्ड, हम इस तरह से लोगों को स्कैम नहीं कर सकते, आप एक नोबल है, आपकी इज्जत का क्या होगा? और आगे से आरामी आरोन बोलता है, ऐसी तैसी कराए मेरी रिस्पेक्ट, हमें सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। यहाँ पे हमारे लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, मैं रेपुटेशन का अचार डालूंगा। और जैसे ही आरोन ये चीजें बोलता है, पीछे से वो ड्रैगन हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए माय लॉर्ड, मैं आपका तुच्छ सा सेवक आपकी इंटेंशन को नहीं समझ पाया। मैं जल्दी इस प्लेन को एकदम कमाल का करता हूँ और आपको लाकर दिखाता हूँ, मुझे यकीन है आपको वो प्लेन देखकर मजा आ जाएगा। और उसके बाद में आरोन और वो ड्रैगन हंसते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और अपना सिर पकड़ते हुए मैक्स साइड से सोच रहा होता है, यहाँ पर सभी के सभी लोग पागल हो चुके हैं, अगर ये सब कुछ ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा तो जल्दी हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर इस बंदे की अपने साम्राज्य को लेकर इतनी ज्यादा चिंता देखकर मुझे ये बंदा भी आरोन के लिए बहुत ज्यादा वफादार लग रहा है। और अब ये बेचारा यहाँ से इसी टेंशन में चला जाता है कि हमारे साम्राज्य का होगा क्या। और हमें दिखाया जाता है अगला दिन, जहाँ पर आरोन अपने कुछ लोगों के साथ बाहर चल रहा होता है और चलते चलते अपने पीछे खड़े हुए कैशियर से बोलता है, ओल्ड मैन, तुम श्योर हो ना तुम उस प्रोजेक्ट को संभाल लोगे? और पीछे से वो लालची बुड्ढा बोलता है, हाँ माय लॉर्ड, मैं तो अपने उस लॉर्ड का बहुत ही ज्यादा वफादार हूँ जो हमारे लिए खाने की व्यवस्था कर रहा है, और इसीलिए मैं तो सिर्फ आप पे ट्रस्ट करके हमारा सर्दियों का भी सारा का सारा बजट इसी प्रोजेक्ट में लगा रहा हूँ। और आगे से आरोन बोलता है, अरे उतने से काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा और बजट निकाल के दो। और आगे से वो बुढ़ऊ बोलता है, अरे मालिक, अब हम और पैसा कहाँ से लाएंगे, आपको तो पता है मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। वैसे आपको एक बात बताऊं, देखो अब हमारी सिटी कितनी ज्यादा क्लीन हो गई है, तो ये जो कचरा उठाने वाले हैं हम इनका बजट कम कर देते हैं ना, और अब क्लीनिंग की तो जरूरत बची नहीं है, तो जो बजट बचेगा उसे हम इधर लगा लेंगे। और ये सुनकर आरोन गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर बोलता है, मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार कहा है पैसे में ज्यादा नींद गड़ाना बंद करो और हमारे इन सभी वर्कर्स को उस खाने से पे करो जो हम ओक्स के यहाँ से लूट के लाए। और ये सब सुनकर वो बूढ़ा आगे से सोचता है, अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो हम सभी लोग जल्दी भूखे मर जाएंगे। और आरोन किसी और साइड देखकर अपने मन में सोच रहा होता है, मैं चाहे जो कुछ भी कहूँ, पर अगर इस तरह से खाना लुटता रहा तो जल्दी हमारे पास खाने की कमी हो जाएगी, और पैसों की कमी तो हमारे पास शुरू से ही है, तो हमें कोई तो ऐसा रास्ता चाहिए जिसकी मदद से हम इन सभी प्रॉब्लम्स से निकल सकें। और तभी एक सैनिक वहाँ पर आकर बोलता है, कैप्टन रोमेल, वो रिलीजियस प्रीस्ट यहाँ पर दोबारा आ गए हैं और वो दोबारा इलीगली सर्जरी कर रहे हैं। और ये चीज आरोन भी सुनता है, जो कि सोच रहा होता है, क्या एक सर्जरी जो इलीगली चल रही है? और जब वो लोग उस साइड देखते हैं तो वहाँ पर काफी सारी भीड़ लगी होती है और भीड़ के उस पार से कोई पावरफुल रोशनी निकल रही होती है। और एक कैप्टन धीरे से बोलता है, लगता है वो विवियन ऑर्डर के प्रीस्ट वापस से लोगों को हील कर रहे हैं। और आरोन जैसे विवियन ऑर्डर का नाम सुनता है वो अपने मन के अंदर इन्हें याद करते हुए बोलता है, ये तो वही ऑर्डर है जिसे मेरी पिछली लाइफ के अंदर पेरेस ऑर्डर ने पूरी की पूरी तरह से ओवरशेडो कर दिया था, और अब से सिर्फ कुछ सालों बाद ही ये विवियन ऑर्डर पूरी तरह से गायब हो जाने वाला है। और उसके जस्ट बाद उसका ध्यान मेन चीज पर जाता है और वो बोलता है, रुको, तुमने अभी क्या कहा? हीलिंग कर रहे हैं वो लोग। और उसके बाद हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सैनिक जोर जोर से चिल्लाकर उन सभी को बोल रहा होता है, हे, तुम सभी को हमने पहले भी मना करा ना, यहाँ पर इस तरह से किसी को हील करना पूरी तरह से फोरबिडन है, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? और सैनिक को वहाँ पर देख के जो वहाँ पर नॉर्मल आदमी खड़े होते हैं वो भी फटाफट इधर उधर होना शुरू होते हैं। और वो विवियन ऑर्डर की प्रीस्ट बोल रही होती है, वो हमें माफ कर दीजिए, हम तो बस कुछ लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगती हैं और उन्हें जाता देखो भीड़ उनकी तरफ आशा से देख रही होती है। और एक बंदा बोलता है, प्रीस्ट, अगर आप इस तरह से चले गए तो मेरा बच्चा मारा जाएगा, प्लीज कम से कम इसे तो सही कर दीजिए। और दूसरा खड़ा बंदा बोल रहा होता है, अगर तुम इस तरह से हमारी मदद करने आई प्रीस्ट को यहाँ से भगा रहे हो तो कम से कम एक हॉस्पिटल ही बना दो हमारे लिए, और अगर तुम्हारे बस का नहीं है हॉस्पिटल बनाना तो जो लोग हमारी मदद के लिए आए हुए हैं तुम कम से कम उन्हें तो मत भगाओ यहाँ से। और उसके बाद में वो बंदा जिसका बच्चा मरने वाला था वो गुस्से से पागल हो जाता है और उस सैनिक का गिरबान पकड़कर बोलता है, क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे जब मेरा बच्चा मर जाएगा? और वो प्रीस्ट जिसे ये चीज पता है कि अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है और आगे जाके सारी प्रॉब्लम्स उसे ही फेस करनी पड़ेगी, वो उन सभी को समझाते हुए बोल रही होती है, प्लीज प्लीज तुम सभी के सभी अभी यहाँ से चले जाओ, हम लोग मौका देखकर चुपचाप वापस आएंगे और आप सभी को सही कर देंगे। पर तभी पीछे से एक जोर से आवाज आती है, रुको। और वो प्रीस्ट जैसे ही पलटकर पीछे देखती है, पीछे आरोन खड़ा होता है जो कि बोल रहा होता है, प्रीस्ट आप ये हीलिंग कंटिन्यू कर सकती हैं। और वो
प्रीस्ट जब यहाँ के लॉर्ड को यहाँ पर देखती हैं तो आपस में बात करना शुरू करती हैं। ये तो यहाँ के लॉर्ड हैं, कहीं अब हमें कोई बड़ी सजा तो नहीं मिलेगी। और उनमें से एक बंदी जाकर आरोन से बात करना शुरू करती है, जहाँ पर आरोन बोल रहा होता है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं जो आम राहगीरों को इलाज प्रोवाइड करा रही हैं, और आप क्योंकि मेरे लोगों के लिए इतना ज्यादा कर रही हैं तो उसके लिए तो मुझे आपका शुक्रमंद होना चाहिए। तो प्लीज आप जो भी यहाँ पर कर रही थी आप कंटिन्यू कर सकती हैं। और ये सुनते ही वहाँ के लोगों में एकदम से खुशी की लहर दौड़ जाती है कि अब प्रीस्ट खुलकर यहाँ पर इलाज कर पाएंगी और उन सभी को इलाज मिलेगा। और अब हमें दिखाई जाती है पूरी तरह से वो प्रीस्ट जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपनी आंखों में चमक लेकर बोलती है, क्या सचमुच में आप हमें यहाँ पर इलाज करने देंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आरोन भी खांसते हुए बोलता है हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। उसके बाद वो पलट कर बोलता है, आपके साथ आई बाकी प्रीस्ट अपना काम कंटिन्यू कर सकती हैं, पर क्या आप 2 मिनट के लिए मेरे साथ चल सकती हैं? और वो प्रीस्ट भी चुपचाप उसके पीछे चल देती है। जहाँ पर चलते चलते आरोन अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, क्या फर्क पड़ता है ये किस रिलीजियस से है या कौन सा रिलीजन यहाँ पर फैला रही है। जिस चीज से फर्क पड़ता है वो ये है कि ये यहाँ पर फ्री हीलिंग दे रही है, और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम यहाँ पर तब तक ये फ्री सेवा दे सको जब तक तुम मर नहीं जाती हो। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर आरोन ने उस प्रीस्ट से ऐसा कुछ कह दिया होता है जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर आरोन को गले लगा लेती है। और आरोन अपना मुंह बनाकर उसे अपने आप से दूर कर रहा होता है और बोल रहा होता है, हाँ ठीक है अब थोड़ा दूर हटो। और आरोन अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, अरे ये फालतू औरत मेरे चिपट रही है, इसे ये नहीं पता है क्या ये एक प्रीस्ट है और इसे थोड़े से मैनर्स दिखाने चाहिए। और उसके बाद वो प्रीस्ट आंखों में चमक लेकर बोलती है, आप इस बात को लेकर सीरियस है ना कि आप आपकी टेरिटरी के अंदर हमारे टेम्पल को स्टेबल करेंगे? और आरोन चाय की चुस्कियां लेते हुए बोलता है, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने हमारे लिए किया है मैं उसे अपनी सराखों पर रखता हूँ और मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। और जैसे वो ये लाइन बोलता है वो प्रीस्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके जस्ट पीछे हमें दिखाया जाता है कैशियर, जिसका दिमाग खराब हो चुका है, और वो पीछे से ही बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए माय लॉर्ड, पर मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता हूँ क्योंकि हमारे पास अभी बिल्कुल 0 बजट है, और अगर हमने टेम्पल बनाने के अंदर हमारा इमरजेंसी बजट यूज कर लिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा हाथ में। और आरोन सामने से बोलता है, मुझे इस बारे में सब कुछ पता है ओल्ड मैन, और हाँ हमारे पास कुछ हिडन फंड्स भी तो हैं, उसका यूज करो इसे करने के लिए। और ये सुनकर तो कैशियर आरोन पर चिल्लाने लगता है, अरे नहीं कैसी बातें कर रहे हो तुम, ये वो पैसा है जो हमारे पुराने एम्परर हमारे पास छोड़ के गए थे, वो भी किसी ऐसी सिचुएशन के लिए जब हम पूरा मरण मौत में पड़े हो, मैं उस पैसे को कहीं पे भी यूज नहीं करने वाला हूँ। और आगे से आरोन बोलता है, ये वही मरण मौत वाली सिचुएशन है, अभी के अभी यूज करो उसे। और क्योंकि आरोन लोड है तो बेचारे कैशियर की चलती नहीं है और वो अपना मुंह बंद करके बोलता है, ठीक है कर लूंगा उसे भी यूज। और ये प्रीस्ट जो ये सारी बातें सुनकर इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि खुशी के मारे रोने ही लगती है और रोते रोते बोल रही होती है, थैंक यू सो मच माय लॉर्ड, हमने कभी सोचा नहीं था आप हमारे लिए इतना कुछ करेंगे। और उसके बाद में आरोन बोलता है, अरे रुको तुम मुझे थैंक यू तब बोलना जब तुम मेरी कंडीशन सुन लोगी। और ये कंडीशन वाली बात सुनकर उस प्रीस्ट के मुंह से बिल्कुल रौनक उड़ जाती है और अब उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा हो चुका है जैसे उसे लग रहा है कि क्या कोई कंडीशन, लगता है अब हमारी वाट लगने वाली है। और उसके बाद आरोन अपनी कंडीशन बताते हुए बोलता है, मेरी कंडीशन है होली वाटर प्रोडक्शन, क्योंकि मैंने सुना है कि टेम्पल्स के अंदर होली वाटर बन सकता है, तो क्या तुम मुझसे ये प्रॉमिस करती हो कि जब मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए टेम्पल बना दूंगा तो तुम मेरे लिए होली वाटर प्रोडक्शन स्टार्ट करोगी और साथ ही में हमारी टेरिटरी को बढ़ाने में हमारी मदद करोगी। और वो प्रीस्ट जो कि कंडीशन का नाम सुनते ही घबरा गई थी वापस से खुश होते हुए बोलती है, यस माय लॉर्ड, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं कंट्री को डेवलप करने में पूरी मदद करूंगी। और आरोन हरामी जैसे ये चीज देखता है कि ये प्रीस्ट तो इतनी जल्दी मान गई है, वो मुंह बनाकर दोबारा बोलता है, देखो मैं अपनी कंडीशन पूरी बता नहीं पाया था, अब मैं दोबारा बताता हूँ, तुम जो भी होली वाटर बनाओगी वो सारा का सारा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, वो भी फ्री में, बताओ तुम ये कर सकती हो? और वो प्रीस्ट खुशी खुशी इसमें भी हाँ बोल देती है क्योंकि उसे सिर्फ पूजा पाठ से मतलब है और अपने मंदिर से मतलब है। और उसके बाद ये सीन यहाँ पर कटता है और हमें दिखाया जाता है कुछ हफ्ते बाद का सीन, जहाँ पर वो ड्रैगन भागते हुए आरोन के पास जाता है और जाकर बोलता है, ग्रीटिंग्स टू माय लॉर्ड, पर मेरे पास एक खबर है, वो हमारे ओक्स उन्होंने एक डंजन को ढूंढा है और वो हिडन डंजन उसके जस्ट पास में मिली है जहाँ पर वो लोग रहते हैं। और उसके बाद आरोन पूछता है, अच्छा तो किस तरह की डंजन है वो? और ड्रैगन जवाब देता है, उन ओक्स के लॉर्ड ने ये बोला है कि जिस हिसाब से वो डंजन मिली है वो एक यूजलेस और छोड़ दी गई डंजन है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्या इस तरह की डंजन? क्या उस डंजन के अंदर तुम्हें किसी भी तरह का एंशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं मिला या फिर कहीं पर भी उसके ओनर का नाम मिला हो? और वो ड्रैगन बताता है, नहीं हमें वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला है और यहाँ तक कि हमने लिस्टिंग भी चेक करी है, उस लिस्टिंग के अंदर भी उस डंजन को किसी ने लिस्ट नहीं कराया हुआ है। माय लॉर्ड, ये हमारे लिए एक अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि अब हम उस डंजन को डेवलप कर सकते हैं। और उसके बाद आरोन अपने मूंगफली जैसे दिमाग पर जोर डालते हुए सोचता है, एक नेमलेस अबेंडेंट डंजन, ये तो कंफर्म है कि वो कोई हाई रैंक डंजन तो नहीं होगी, तो हम ऐसा क्या करें कि उसे क्लियर करने के लिए हंटर्स यहाँ आए। और तभी उसे विवियन कल्ट की वो प्रीस्ट याद आती है और उसके बाद वो डेविल्स की तरह हंसते हुए बोलता है मुझे अभी अभी कुछ बेहतरीन सूझा है, एक शानदार तरीका जिससे एडवेंचर्स खुद चलकर हमारे पास आएंगे। और उसके बाद में वो उस ड्रैगन को क्लियर
करते हुए बोलता है, वो आइडिया है एलेक्सर ऑफ इटर्नल लाइफ। हम चारों तरफ ये रूमर्स फैलाएंगे कि उस डंजन के अंदर वो एलेक्सर है। और ये सुनने के बाद वो ड्रैगन बोलता है, पर माय लॉर्ड हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और आरोन उसे बोलता है, अरे तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। और उसके बाद में वो अपने 3 साथियों के साथ किसी जगह पर जाता है, जहाँ पर वो ड्रैगन ये देख के हैरान हो जाता है कि कुछ प्रीस्ट लोगों का इलाज कर रही हैं। और जब वो गौर से उस प्रीस्ट को देखता है तो वो अपने मन के अंदर सोचता है, ये तो डिवाइन पावर है, और वो भी इतनी ज्यादा डेंस। इस तरह का कोई इंसान आखिरकार इतनी मामूली जगह पर कर क्या रहा है। और वो प्रीस्ट भी पलटकर पीछे देखती है तो उसे दिखाई देता है कि आरोन उस साइड आ रहा है। और वो भागते हुए माय लॉर्ड करते हुए उसकी तरफ जाने लगती है। और ऐसे भागते हुए वो दिख रही होती है बाकी सब इंसानों को, पर जो चीज ड्रैगन की आंखें देख रही हैं वो दिखाया जाता है अब हमें, जहाँ पर इस प्रीस्ट की होली पावर इतनी ज्यादा होती है कि इसके पीछे पूरी की पूरी गॉड विवियन दिखाई दे रही होती है। और वो प्रीस्ट जैसे ही आरोन ओरो के पास आती है तो उसके अंदर से निकल रही होली पावर की चमक इतनी ज्यादा होती है कि ड्रैगन उसे डायरेक्ट देख भी नहीं पा रहा होता है और उसे अपनी आंखें छुपानी पड़ती हैं। और इस सीन को देखकर तो यही लग रहा है कि इस पूरी मानवा के अंदर ड्रैगन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ये प्रीस्ट इस ड्रैगन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसी गॉड का पुनर्जन्म है। और अब ये ड्रैगन परेशान होते हुए इंसानों की तरफ देखकर सोचता है, क्या ये इंसान इस चीज को फील नहीं कर पा रहे हैं। और इसके बाद हम आते हैं आरोन ओरो पर, जहाँ पर वो प्रीस्ट आरोन के जस्ट सामने खड़ी होती है और आरोन उससे बोल रहा होता है, तो तुम्हारे चर्च की कंस्ट्रक्शन कैसी चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना। और आगे से वो प्रीस्ट जिसका नाम सिसेलिया है वो बोलती है, आपकी दया दृष्टि से सब कुछ अच्छा चल रहा है। और आरोन अपने मन के अंदर सोचता है, सिसेलिया कोई आम लड़की नहीं है, ये तो होली पोशन बनाने की मशीन है। और उसके बाद वो आगे पूछता है, तो अगर सब कुछ सही चल रहा है तो तुम क्या होली वाटर बना सकती हो। और सिसेलिया सामने से बोलती है, ऑफ कोर्स मैं बना सकती हूँ। और उसके इतना ही बोलने की देर थी कि आरोन उसे वापस से काम पर लगा देता है। और सिसेलिया किसी पानी के बहुत बड़े बाउल के पास बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू करती है, ओ गॉडेस विवियन, हमें चाहिए होली पावर से आएगी शांति, पवित्रता की पारदर्शिता, समय के पार ले जाओ और इस मामूली से पानी को होली वाटर बनाओ। और इसके बाद 1-2 मंत्र और वो बाउल के पानी एकदम से येलो कलर में चमकने लगता है, जिसे देखकर सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। और वो ड्रैगन जिसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, वो अपने मन के अंदर सोचता है, ये किसी आम इंसान की होली पावर तो हो ही नहीं सकती है, मैं 100% श्योर हूँ कि ये किसी गोडेस की वेसल है। और उसके बाद उस ड्रैगन को हल्की सी शंका ये भी होती है कि शायद ये अभी तक अवेक नहीं हुई है। और आरोन होर वो अपनी मस्ती के अंदर लगे होते हैं। और आरोन एक लोटा होली वाटर निकालकर बोलता है, हे ओल्ड मैन, मुझे ऐसा लगता है इसे तुम्हें पीना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी यहाँ पर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, तो अगर इसने काम करा तो तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे सबसे ज्यादा महसूस होगा। और वो बुड्ढा उसे पकड़कर बोलता है, कोई इंसान एक पानी से कैसे ठीक हो सकता है, पर ठीक है, अब मालिक आप कह ही रहे हो तो आपकी बात थोड़ी टाल सकता हूँ, पी लेता हूँ। और ये कहकर वो गुट गुट करके उसे पीने लगता है। और सिर्फ 2 घूंट लेने के बाद ही उसके चेहरे पे खुशी हमें साफ दिखती है और वो तेजी से पूरा का पूरा होली वाटर पीने लगता है। और जब उसे वो पीकर हटता है तो वो खुश होते हुए बोलता है, वाह मजा आ गया। उसके बाद वो फुल स्ट्रेचिंग वगैरह करता है और हवा में 2-3 गुलाई मंटियां खाकर वापस से जमीन पर लैंड करता है। और इस तरह की कलाईबाजियां करने के बाद हम सबको ये तो पता चल ही चुका है कि वो होली वाटर 100% काम कर रहा है। और ये बुढ़ा आगे बोलता है, ये मेरी बॉडी पे कमाल का असर दिखा रहा है और मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मैं कम से कम 5 साल यंगर तो हो ही चुका हूँ। और इस रिजल्ट को देखकर आरोन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपने मन के अंदर बोल रहा होता है, मुझे इस होली वाटर को बस जाकर उस डंजन के अंदर रखना है। और इसका इफेक्ट वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा कमाल का है। अगर ये सिसिलिया नाम की होली वाटर प्रोडक्शन मशीन मेरे साथ हमेशा रहे तो मैं तो पक्का ही अमीर हो जाऊंगा। और ये सोचने के बाद वो काइनस को अपनी तरफ बुलाता है और काइनस जैसे ही भागकर उसके पास जाता है वो काइनस के कान में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है इस होली वाटर के दम पर हम ये रूमर्स फैला सकते हैं ना कि ये एक एलेक्सर ऑफ इटर्नल लाइफ है। और आगे से काइनस बोलता है, पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा होली वाटर कहीं पे भी नहीं है माय लॉर्ड। अब मैं ये तो मानता हूँ कि ये इटर्नल लाइफ तो नहीं दे सकता है, पर फिर भी ये मोर देन इनफ है एडवेंचर्स को यहाँ पर खींच के लाने के लिए। उसके बाद वो खुश होकर सबसे बोलता है, ठीक है, अब हमने सप्लाईज का पूरा इंतजाम कर लिया है, तो अब हमें डंजन को पूरी तरह से डेवलप करना चाहिए। पर तभी सिसिलिया कूद के आरोन के पास आ जाती है और बोलती है, आप सही कह रहे हैं माय लॉर्ड, पर मुझे भी आपको किसी से मिलवाना है। और आरोन हैरान होते हुए बोलता है, क्या, पर किससे मिलवाना चाहती हो तुम मुझे। उसके बाद सिसेलिया बोलती है, हमारे विवियन ऑर्डर की होली नाइट कैप्टन से मुझे आपको मिलवाना है। और ये चीज सुनकर तो आरोन हैरान हो जाता है कि विवियन ऑर्डर के पास भी होली नाइट्स हैं। और उसके बाद में हमें होली नाइट्स के बारे में बताया जाता है कि होली नाइट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं और उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उनका डिफेंस, क्योंकि वो इस तरह के आर्मर्स पहनते हैं जो कि होली पावर से इंचांट होते हैं। और साथ ही उनकी शील्ड जो पहले से बहुत ज्यादा मजबूत होती है पर उस पर इंचांटमेंट होती है होली पावर की, जिस वजह से पूरा का पूरा होली नाइट ऑर्डर अगर एक साथ खड़ा हो तो वो इतना ज्यादा टफ हो जाता
है जैसे कि कोई कैसल हो। और तभी सिसिलिया सामने से हताश होते हुए बोलती है, हाँ मुझे आपको उनसे मिलवाना है, पर अफसोस कि हमारे होली नाइट ऑर्डर के अंदर सिर्फ एक ही कैप्टन बची है और उन्होंने हमसे बोला था कि वो जल्दी हमारी टेरिटरी के अंदर आने वाली है। और इससे पहले कि आरोन और कोई सवाल पूछता, पीछे से आवाज आती है, हे लाल कपड़े वाले इंसान, उनसे दूर हट के खड़े हो। सेंटेंस कोई आम इंसान नहीं है जिनके ऐसे ही तुम पास में जाकर खड़े हो गए हो। और ये सुनकर आरोन पीछे पलट कर देखता है कि क्या कौन बोल रहा है मुझसे फालतू। और वो कैप्टन पास आकर बोलती है, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने ये चीज सुनी थी कि सेंटेंस यहाँ पर एक मंदिर चला रही है। और यहाँ आकर मैं क्या देखती हूँ कि ये इतनी वीक सी टेरिटरी है जिसके अंदर सिर्फ हमारी सेंटेंस है और कुछ भी नहीं। आखिरकार तुम लोग कितने ज्यादा होपलेस हो। और सिसिलिया उसे समझाते हुए बोलती है, लेडी बिंचा आप इस तरह से बात नहीं कर सकती हमारे लॉर्ड से। और आरोन सामने से बोलता है, हाँ एक वीक टेरिटरी, हाँ। और सामने से वो कैप्टन बोलती है, हाँ और नहीं तो क्या, मैं सिसिलिया की तरह नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसी को अपनी लॉयल्टी देती हूँ जो कि स्ट्रांग होता है। और सामने से आरोन पूछता है, अच्छा तो कितने लोगों को तुमने अपनी लॉयल्टी सर्व करी है। और सामने से वो फुल जोश में बोलती है, किसी को भी नहीं, क्योंकि आज तक मुझसे स्ट्रांग मुझे कोई मिला ही नहीं। और आरोन सामने से बोलता है, अच्छा तो फिर हमें बेट लगानी चाहिए। और ये बेट वाली बात सुनकर वो आरोन को बेट बताने के लिए बोलती है, जहाँ पर आरोन बेट बताते हुए बोलता है, जो भी हारेगा वो जीतने वाले के 3 फटके खाएगा और उसके बाद में मैं सोचूंगा तुम्हें इस टेरिटरी के अंदर रहने देना या नहीं। और ये सुनकर वो कैप्टन बोलती है, हाँ कितना ओवर कॉन्फिडेंट है ये बास्टर्ड। और आरोन भी मुंह बनाकर फाइट के लिए तैयार होता है। पर यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर हो जाता है खत्म। और क्योंकि ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया है तो हम इस वीडियो को भी यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। और अब शायद इस सीरीज का हमें थर्ड पार्ट देखने को ना मिले, क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर मुझे बहुत ज्यादा बैकलैश देखने को मिला था और इस वीडियो का रिस्पॉन्स भी बहुत गंदा आया था। और शायद मैं इसका ये दूसरा पार्ट भी ना बनाता, पर क्योंकि ये मेरे पास आधी पहले से बनी पड़ी थी, मैं आधी और रिकॉर्ड करके एडिट करके डाल रहा हूँ। पर तुम्हें इसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने काफी सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज को लिस्ट कर लिया है और जल्दी ही मैं उन पर धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करूंगा। तो तुम फिलहाल करो उन वीडियोस के आने का इंतजार और मैं भाग कर जाता हूँ उन्हें बनाने। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।